क्लास 10th का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस जो है वो आज हम लोग जो है वो करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है। पेन कॉपी निकाल लीजिए बेटा जी, सारा लेक्चर जो है वो हम लोग नोट करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे जो है वो टेकअप करते हैं। तो सबसे पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या है, इनमें से कौन सा जो है वो फिजिकल चेंज नहीं है। तो फिजिकल चेंज सबको जान लेना है जिसके अंदर जो है वो केमिकल कॉम्पोजिशन किसी भी चीज की चेंज नहीं होती है, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग जो है वो फिजिकल चेंज बोलते हैं। और जिसके अंदर भी केमिकल जो है वो कंपोजिशन किसी भी कंपाउंड की चेंज हो रही है, नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है, वो हम लोगों के पास जो है वो केमिकल चेंजेस के अंदर जो है वो आता है। तो इसके अंदर देखो तो बॉइलिंग ऑफ वाटर टू वाटर वेपर्स, देखो बॉयल करने से पानी लिक्विड स्टेट से जो है वो वेपर स्टेट में जो है वो पहुंच जाता है, लेकिन रहता पानी का पानी ही है। तो इसीलिए ये हम लोगों के पास जो है वो एक फिजिकल चेंज होगा। मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, इसमें भी जो स्टेट चेंज है हो रहा है वाटर का, वाटर जो है वो आइस वाले सॉलिड वाले स्टेट से जो है वो लिक्विड वाले स्टेट पे जो है वो रीच कर रहा है। तो ये भी हम लोगों के पास एक फिजिकल चेंज है। डेसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, पानी के अंदर जो है वो नमक घोलने का प्रोसेस भी हम लोगों के पास जो है वो फिजिकल चेंज है, क्योंकि नमक का कोई भी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता। उसके बाद अगर हम एलपीजी का जो है वो कंबशन करें, कंबशन से मतलब होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको बर्न करेंगे तो बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, बहुत सारा वाटर जो है वो फॉर्म होता है, प्लस बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। इसीलिए ये पर्टिकुलर प्रोसेस जो है वो एक केमिकल चेंज वाले प्रोसेस के अंदर जो है वो लाई करता है। अब यहां पे अगर आप ध्यान से पढ़ो तो इसने पूछा कि कौन सा फिजिकल चेंज इसके अंदर जो है वो नहीं है, तो उसका आंसर जो है वो ये डी पार्ट होने वाला है। मैं जूम कर रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है। इसका सॉल्यूशन अगर आप नोट कर रहे हैं अपने पास तो प्रॉपरली जो है वो यहां पे लिख लें कि फिजिकल चेंज जो है वो बॉइलिंग, मेल्टिंग और डेसोल्यूशन जो है वो है, लेकिन कंबशन एलपीजी का जो है वो केमिकल चेंजेस के अंदर जो है वो आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत सारी हीट और लाइट जो है वो रिलीज होती है। प्रोसेस भी इरिवर्सिबल जो है वो हम लोगों के पास रहता है। तो ये स्क्रीनशॉट आई होप आप लोगों ने जो है वो ले लिया होगा। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे जो है वो हम लोग मूव करने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये रिएक्शन किस चीज का जो है वो एग्जाम्पल है, इसको हम लोग जो है वो फाइंड आउट करने वाले हैं। यहां पे थोड़ा सा ध्यान से देखो तो नाइट्रोजन देखो क्या कर रही है, नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन को जो है वो गेन कर लिया, ठीक है ना। दूसरा काम यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन जो है वो इसको भी ऑक्सीडाइज कर रही है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन ने भी जो है वो ऑक्सीजन को गेन कर लिया, और ऑक्सीजन जो है वो खुद अगर देखा जाए तो वो रिड्यूस जो है वो कर रही है। क्यों? क्योंकि यहां पे जब बॉन्डिंग अगर देखोगे तो O2 ऑक्सीजन के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, लेकिन ये ब्रेक किया, नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया, हाइड्रोजन ने जो है वो ऑक्सीजन को गेन किया। तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ जो है वो देखने को मिल रही है। कैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ जो है वो देखने को मिल रहे हैं, तो आप यहां पे थोड़ा सा ध्यान दो। तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो है वो हम लोगों के पास कौन से वाली कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल करती है, ऑक्सीडेशन वाली कैटेगरी में फॉल करती है, जिसमें नाइट्रोजन का जो है वो ऑक्सीडेशन हुआ है। लेकिन आप O2 में ऑक्सीजन की बात करो तो ऑक्सीजन ने जो है वो यहां पे रिड्यूस किया, या ऑक्सीजन की यहां पे बात कर लो तो ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को गेन कर रही है, तो यहां पे ऑक्सीजन का रिडक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप ये वाले एग्जांपल से समझ लो कि ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को गेन करा, जो गेन करना होता है ना हाइड्रोजन को, वो हम लोगों के पास रिडक्शन वाली कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल कर रहा होता है। तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, वो हमारे पास कौन से वाली कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल करती है, रेडॉक्स वाली, क्योंकि रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों टेक प्लेस कर रहे हैं। तो ये रेड रिडक्शन ऑक्सीडेशन, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद चेक करते हैं क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो यस ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। किस तरह से डिस्प्लेसमेंट जो है वो हो रही है, तो यहां पे देखो ऑक्सीजन ने यहां से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके खुद जो है वो उसके साथ अटैच होगी, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी जो है वो हम लोगों के पास होने वाली है। न्यूट्रलाइजेशन ये बिल्कुल नहीं है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस यूजुअली कब होती हैं, जब एसिड और बेसिस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल देते हैं। यहाँ पे एसिड बेसिस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं फॉल कर रहा, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है।
कॉम्बिनेशंस में यूजुअली क्या होता है कि दो अलग अलग तरह के केमिकल कंपाउंड्स ज्वाइन करके एक नया केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। यहां पे दो अलग अलग कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, एक नए केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन रिएक्शन वाली कैटेगरी में भी जो है वो फॉल नहीं करने वाली है। अब इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसके एक्सप्लेनेशन में अगर आप देखो तो ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हुई है क्योंकि इसने हाइड्रोजन को जो है वो गेन किया, और अमोनिया जो है वो ऑक्सीडाइज हुई है क्योंकि इसने ऑक्सीजन को जो है वो गेन किया। तो क्योंकि इसमें साइमल्टेनियसली दोनों अकर कर रहे हैं तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया। आपने देखा होगा NH3O2 के साथ रिएक्ट करके NO का फॉर्मेशन जो है वो कर रहा है, तो ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को यहां से डिस्प्लेस करके जो है वो ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन किया। तो ये पर्टिकुलर जो है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शंस की कैटेगरी में भी जो है वो फॉल करेगी। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, ये पर्टिकुलर जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। तो यहां पे जो है वो क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। ये पर्टिकुलर रिएक्शन यहां पे जो है वो दे रखी है, इसको हम लोग जो है वो यहां फोकस करते हैं। तो यहां पे देखो आयरन ने जो है वो, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, आयरन जो है वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। तो एक चीज अपने को जो है वो समझ में आ गई। और वाटर जो है वो यहां पे देखोगे तो ऑक्सीजन को लूज कर रहा है। अब जब भी कोई कंपाउंड ऑक्सीजन को गेन करता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहां पे देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि आयरन जो है वो इसके अंदर ऑक्सीडाइज कर रहा है। उसके बाद वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि वाटर जो है वो यहां पे देखो ऑक्सीजन को लूज कर रहा है। तो यहां पे वाटर का भी रिडक्शन जो है वो हो रहा है। अब यहां पे देखो वाटर रिड्यूस कर रहा है, लेकिन वाटर ने ही हेल्प किया आयरन को ऑक्सीडाइज करने में। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो कौन जो है वो ऐसा कंपाउंड है जिसने आयरन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करी, कौन दलाल का काम कर रहा है ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का। तो यहां पे आप अंडरस्टैंड करोगे कि वाटर जो है वो दलाल का काम कर रहा है आयरन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का। तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के दलाल को हम लोग जो है वो अपने पास क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग, मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाला एजेंट का मतलब है दलाल, सिंपल। तो ये वाटर जो है वो हमारे पास कौन से वाली कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल कर रहा है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल करेगा। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन क्लियर है आपको? ठीक है, इसके अंदर आप देख लो 1, 2 और 4 ऑप्शन किस किस के अंदर जो है वो लाई कर रहे हैं, सी पार्ट के अंदर लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। आयरन ने ऑक्सीजन को गेन किया, वाटर ने जो है वो लूज किया, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, स्क्रीनशॉट इसका जो आप ले सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट, इसके अंदर से जो है वो कौन कौन सा एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो है वो हम लोगों के पास होने वाला है। देखो एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन से वाला प्रोसेस होता है, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो है वो बहुत सारी हीट जो है वो एक पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड को बर्न करने से या रिएक्शन से जो है वो रिलीज हो रही है। तो रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम, क्विक लाइम क्या होता है, हमारे पास ये है CaO, इसके साथ अगर मैं वाटर का रिएक्शन करवाऊं तो हमारे पास क्या बनेगा, स्लिक्विड लाइम जो है वो फॉर्म होगा। तो ये जो है वैसे भी इसको आपको लर्न ही करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन चूना जब पानी में डालते हैं तो बहुत सारी हीट जो है वो रिलीज होती है। तो ये पर्टिकुलर जो है वो कौन से वाली कैटेगरी के अंदर फॉल करती है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन वाली कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल कर रही है। ठीक है, तो ये एक तो जो है वो हमारे पास इसका प्रोसेस जो है वो हो गया। ठीक है, तो यहां पे ना मैं आपको सारा ये समझा देता हूं, ध्यान से जो है वो इसको देखना। तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन में जब भी क्विक लाइम, ये मैंने अभी बताया ना, रिलीज करती है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इसके अंदर रिलीज हो रही होती है। दूसरा ऑप्शन था डाइल्यूशन ऑफ एसिड। आप ना एक चीज याद रखो, जब भी एसिड को पानी में डालते हैं ना तो उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। वो प्रोसेस जो है वो हमारे पास एक्सोथर्मिक होता है, जिसका नाम हम लोगों के पास क्या रहता है, यूजुअली हम उसको जो है वो हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो बोल देते हैं। तो ये बहुत सारी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है जब भी एसिड और वाटर को जो है वो मिक्स किया जाता है। ठीक है, और यूजुअली आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, एंडोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक वो होता है जिसके अंदर हीट एब्सॉर्ब हो रही है। तो कभी भी कहीं पे आपको इवेपोरेशन देखने को मिल जाए
ठीक है, मतलब ये देखो मैंने सारे लॉजिकल जो भी इसके अंदर एक्सप्लेनेशंस बनती हैं वो मैंने जो है वो इसके अंदर लिख दी हैं। तो आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान से देखो तो इवेपोरेशन हीट एब्सॉर्ब करके ही होगी, क्योंकि उसमें क्या है, लिक्विड से वेपर स्टेज जो है वो फॉर्म हो रही है। या सब्लिमेशन की बात की जाए तो वो भी हमारे पास सॉलिड से डायरेक्टली जो है वो चीजें किसके अंदर चेंज हो रही है, वेपर्स के अंदर जो है वो चेंज हो रही है। तो वो भी हम लोगों के पास एक एंडोथर्मिक प्रोसेस ही जो है वो होगा। अब आ जाओ आप इसके ऑप्शंस पे। तो यहां पे देखो एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो है वो कौन कौन सा हमारे पास रहेगा। क्विकलाइम का एक्सोथर्मिक है, ये भी एक्सोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक नहीं है, ये भी एक्सोथर्मिक जो है वो नहीं है, क्योंकि इवेपोरेशन और सब्लिमेशन एंडोथर्मिक वाली रिएक्शंस की कैटेगरी में फॉल कर रहा है, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हीट का एब्सॉर्ब जो है वो देखने को मिलता है, जबकि एक्सोथर्मिक वाली कैटेगरी के अंदर हीट जो है वो रिलीज हो रही है। डाइल्यूशन ऑफ एसिड हो, हीट रिलीज होगी, और कोई भी वाटर की रिएक्शन जो है वो आपको क्लाइम के साथ देखो तो हीट जो है वो एब्सॉर्ब होने वाली है। मैं ज्यूम कर रहा हूं, ये क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आप ये फिफ्थ क्वेश्चन को जो है वो रीड करो। तो यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या है, तीन बीकर्स हैं, ए बी और सी, ठीक है। इसको हम लोग जो है वो पूरा पहले इमेजिन कर लेते हैं। ये हम लोगों के पास जो है वो ए बीकर हो गया, ये हम लोगों के पास बी बीकर हो गया, और ये हम लोगों के पास जो है वो सी बीकर हो गया। NaOH2A हमने क्या ऐड किया इसके अंदर, क्या ऐड कर दिया, NaOH ऐड कर दिया, एनहाइड्रस CuSO4 एनहाइड्रस, जिसमें पानी नहीं होता, वो बी के अंदर ऐड कर दिया, और हमने क्या किया, NaCl जो है वो सी के अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है ए और बी का, और जबकि टेम्परेचर जो है वो फॉल हो रहा है किसके अंदर, जो है वो सी के अंदर। मतलब हमने क्या देखा, कोई सर्टेन रिएक्शन जो है वो हो रही होगी, तो हमने देखा कि इसके अंदर टेम्परेचर जो है वो हमारे पास क्या कर रहा है, फॉल कर रहा, और इसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, इसके अंदर भी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो ये तभी होगा यार, देखो NaOH जब डाला तो टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया तो इसका मतलब NaOH के डालने से जो है वो हीट रिलीज हो रहा है, हीट रिलीज होगा तभी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, सिंपल, ठीक है। तो इसका मतलब ए फर्स्ट वाले बीकर के अंदर कौन से वाली रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस कर रही है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो फर्स्ट वाले बीकर के अंदर जो है वो टेक प्लेस कर रही है। बी के अंदर भी आपने देखा टेम्परेचर का राइज हो रहा है, तो बी में भी कौन सी रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस कर रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस कर रही है। जबकि सी के अंदर जो है वो टेम्परेचर का फॉल हो गया। अब टेम्परेचर का फॉल तभी होगा जब उसने एनवायरमेंट से हीट जो है वो एब्सॉर्ब कर ली और बीकर को जो है वो ठंडा कर दिया। तो आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान से देखो तो ए और बी वाले बीकर में एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो है वो हुआ, ये बिल्कुल ठीक है। सी वाले बीकर में एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ, और सी वाले बीकर में एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और इसमें एंडोथर्मिक प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होने वाले हैं। मैं ज्यूम कर रहा हूं, ये जो है वो आपको क्लियर है, ठीक है। तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि आप यहां पे देख लो हमारे पास जो है वो क्या चीज आ रही है कि हीट जो है वो इवॉल्व हो रही है, राइज इन टेम्परेचर तभी होगा जो कि ए और बी में जो है वो हो रहा है, और हीट जो है जब फॉल हो रही है तो मतलब एब्जॉर्ब हो रही है, तो हमारे पास जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, जो कि यूजुअली सी में जो है वो देखने को मिल रहा है। मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ, ये जो है वो आपको क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट इस पे जो है वो हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे क्या है कि डाइल्यूट फेरस सल्फेट जो है वो ग्रेजुअली ऐड किया गया एक बीकर में जिसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट था। फेरस सल्फेट हम लोगों के पास क्या होता है, FeSO वो होता है, और इसके अंदर किसमें डाला इसको, पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला KMnO4 जो है वो होता है, और एसिडिफाइड KMnO4 है। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लाइट पर्पल कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स एंड डिसअपीयर्स। ये हमारे पास एक चीज याद रखो, ये जो ये है ना, ये पर्पल कलर का होता है, ठीक है। अब इसने क्या कहा, लाइट पर्पल कलर जो है वो डिसअपीयर हो गया, तो ये हमारे पास जो है वो क्या होगा। आप ना याद रखो केमिस्ट्री के अंदर ना कहीं पे भी आपको एसिड के अंदर KMnO4 मिल जाए या इवन K2Cr2O7 मिल जाए, इनके नाम मैं बता देता हूं। ऊपर वाले का नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट, और नीचे वाले को जो है वो पोटेशियम डाई दो क्रोमेट जो है वो इसको हम लोग बोल देते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स से क्या मतलब है कि ये कंपाउंड्स को ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करते हैं,
और एक चीज और याद रखो कि जो KMnO4 है उसका कलर जो है वो हम लोगों के पास क्या रहता है, पर्पल जो है वो इसका कलर हम लोगों के पास होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसने FeSO4 को जो है वो ऑक्सीडाइज कर दिया, बिल्कुल ठीक जो है वो ऑप्शन है। FeSO4 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बिल्कुल गलत है। FeSO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा। कभी भी आपको KMnO4 K2Cr2O7 जो है वो दिखेंगे तो आपको एक चीज याद रखनी है कि ये दोनों केमिस्ट्री के अंदर बहुत ही फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, जो कि आप जो है वो देखोगे आगे चल के भी। द कलर डिसअपियर्स ड्यू टू द डाइल्यूशन, नो रिएक्शन इज इन्वॉल्व। कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कलर चेंजेस जो है वो टेक प्लेस हो रहे हैं तो वहां पे केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है। पर्पल कलर जो है वो इसका फेड इसलिए हो रहा है क्योंकि KMnO4 ब्रेक करके FeSO4 को जो है वो ऑक्सीडाइज कर देता है, जिस वजह से जो है वो ये हो रहा है। तो ये वाला भी जो है वो बिल्कुल गलत ऑप्शन जो है वो हम लोगों के पास होगा। KMnO4 इज अनस्टेबल कंपाउंड एंड डीकम्पोजेस। ऐसा नहीं है कि ये अनस्टेबल कंपाउंड है, ये काफी स्टेबल कंपाउंड जो है वो होता है। हाँ, सर्टेन रिएक्शंस के अंदर ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को जो है वो शो करता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमने जो है वो निगेट कर दिया। और यहाँ पे KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था और जो कि आपने जो है वो देख लिया। मैं ज्यूम कर रहा हूं, ये जो है वो क्लियर है। इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि जो ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स थे Fe2 पॉजिटिव के, उसको फेरिक के अंदर जो है वो चेंज कर देता है और खुद KMnO4 जो है वो मैंगनीज आयन के अंदर जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस करती है और केमिकल रिएक्शन जो है वो हो रही है, आपको जो है वो याद रखना है, ठीक है। मैं जूम करके चल रहा हूँ, ये एक्सप्लेनेशन आपको जो है वो समझ आ गई है। 7th क्वेश्चन जो है वो हम लोग रीड कर रहे हैं। 7th क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोगों के पास जो है वो क्या होती हैं, रहती हैं। तो आप यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो। तो एक पर्टिकुलर रिएक्शन जो है वो यहाँ पे देखो थोड़ा सा ध्यान से, पहले मैं इसी को टेकअप कर रहा हूं, इस वाले को, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को। यहां पे देखो क्या हुआ, बेरियम ने इसके सल्फेट से अटैचमेंट कर लिया और सोडियम ने इसके क्लोरीन से अटैचमेंट कर लिया। एक दूसरे के जो सॉल्ट्स बने हुए थे उसको हटा के डिस्प्लेसमेंट्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। मतलब इसने सोडियम के सॉल्ट को तोड़ के सल्फेट से अटैचमेंट कर लिया और सोडियम ने बेरियम के क्लोराइड को तोड़ के क्लोरीन से जो है वो अटैचमेंट कर लिया। तो यहां पे एक दूसरे को डिस्प्लेस किया, किसने, बेरियम ने और सोडियम ने। और ऐसी पर्टिकुलर रिएक्शन को हम लोग जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट जो है वो बोलते हैं। अब यहां पे देखो एक दूसरे को डिस्प्लेस करने वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि इसके पास तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि लेड अकेला पड़ा हुआ है। अब लेड ने यहां पे कॉपर को जो है वो हटा के खुद जो है वो लग गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि कॉपर कुछ भी नहीं, कॉपर तो अकेला रह गया, ठीक है। कॉपर अकेला रह गया तो डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगर आप नेक्स्ट वाली थर्ड वाली रिएक्शन को जो है वो रीड करो तो थर्ड वाली रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहां पे सिंपल कार्बन ऑक्सीजन को गेन करके, ये तो एक कंबशन रिएक्शन है जिसमें हम लोग कार्बन को जला के कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन जो है वो कर रहे हैं। और ये मीथेन का कंबशन रिएक्शन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और बहुत सारी एनर्जी जो है वो रिलीज होने वाली है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर सिर्फ और सिर्फ सेकंड पार्ट की जो है वो होने वाला है। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, ये क्लियर है। अब ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यहाँ पे सारा जो है वो मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया ऑलरेडी आपको। और स्वैप हो रहे हैं, सोडियम और बेरियम जो है स्वैप पार्टनर्स हैं, और ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी इसको जो है वो हम लोग बोल देते हैं। मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ, ये क्लियर है। नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल आ रहा है कि एक्सपोजर कर रहे हैं कॉपर सिल्वर क्लोराइड का सनलाइट के अंदर लॉन्ग ड्यूरेशन तक। तो याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला ये है, इसको अगर हम लोग सनलाइट के अंदर जो है वो एक्सपोज करें तो ये क्या होता है, सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस जो है वो इसके अंदर से रिलीज जो है वो होती है, ठीक है। ये एक फोटो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है। फोटो डीकॉम्पोजिशन से क्या मतलब है, फोटो का मतलब है लाइट डाल के एक सर्टेन कंपाउंड को तोड़ा जा रहा है, जिसको डीकम्पोजिशन हम लोग बोलते हैं, जिसमें सिल्वर क्लोराइड टूट के सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग में चेंज जो है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब ये जो है वो ग्रे कलर का क्यों हो जाता है, क्योंकि ये ग्रे कलर का सिल्वर है,
तो ये हमारे पास जो है क्योंकि सिल्वर का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो ग्रे कलर का कंपाउंड जो है वो होगा। तो यहां पे देखो फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ये बिल्कुल ठीक है। सब्लिमेशन सिल्वर का बिल्कुल भी नहीं हो रहा। सब्लिमेशन का मतलब है सिल्वर का सॉलिड से वेपर स्टेट में चेंज हो जाना, उसको सब्लिमेशन जो है वो हम लोग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे सब्लिमेशन नहीं हो रहा। डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम द सिल्वर क्लोराइड, डिकम्पोजिशन क्लोरीन गैस का नहीं हो रहा, डिकम्पोजिशन जो है वो सिल्वर क्लोराइड का हो रहा है, जिसको हम लोग जो है ये बोल देते हैं। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो उल्टा लिखा हुआ है, ये थोड़ा कंफ्यूजन है। अगर डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू क्लोरीन जो है वो लिखा होता तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट होता, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन सिल्वर क्लोराइड का नहीं हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन का गेन और हाइड्रोजन का लॉस जो है वो देखने को नहीं मिल रहा 10th के डेफिनेशंस के हिसाब से। तो आप ये मान के चलो ये भी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो उसके बाद आप देखोगे तो ए ही ऑप्शन है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जिसके अंदर सनलाइट की प्रेजेंस में जो है वो ये फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिल रहे हैं और ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो है वो हो रही है। मैं ज्यूम कर रहा हूं, आपने जो है वो स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास जो है वो क्या बोल रहा है, इस चीज पे जो है वो हम यहाँ पे देखते हैं। सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर। अब यहाँ पे क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है जो कि सॉलिड है, उसको हमने किसके साथ जो है वो मिक्स करना है, वाटर के साथ जो है वो मिक्स करना है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, CaOH ट्वाइस का फॉर्मेशन जो है वो मिल रहा है, प्लस साथ में बहुत सारी हीट रिलीज जो है वो हो रही है, और इस प्रोसेस को स्लेकिंग ऑफ द लाइम जो है वो बोल देते हैं। और यहाँ पे जो है वो क्या क्या चीजें ट्रू हैं वो आपको जो है वो अंडरस्टैंड करना, ठीक है ना। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं और यहाँ पे देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये गलत है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा भी आप ध्यान से देखो तो हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि हमारे पास क्या है, एक बेसिक इन नेचर है। तो जो भी बेस होता है ना बेटा जी, वो याद रखो उनका pH जो है वो 7 से बड़ा होता है। तो यहाँ पे pH जो है वो 7 से ज्यादा होगा, pH 7 से कम नहीं होगा, क्योंकि एसिड्स का फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो इस क्वेश्चन के अंदर दो चीजें चेक हो रही हैं। एक, आपको ये पता होना चाहिए कि हीट रिलीज होती है तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन वाली कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल करता है, और जब भी हीट जो है वो गेन हो रही है वो एंडोथर्मिक है। तो यहाँ पे एंडोथर्मिक तो नहीं है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और pH 7 से बड़ा है क्योंकि हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन देख लो, हाइड्रोक्साइड है वो जो कि बेस है, इसका pH जो है वो 7 से ज्यादा होगा। नेक्स्ट उसके बाद देखो बेरियम, ये रिएक्शन को हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। तो बेरियम क्लोराइड है ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट। तो बेरियम का क्लोराइड विद रिएक्शन विद अमोनियम सल्फेट का ना ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अमोनियम सल्फेट है, फॉर्म्स बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। इससे क्या चीज फॉर्म हो रही है, बेरियम का सल्फेट बन रहा है, प्लस साथ में क्या हो रहा है, अमोनियम का क्लोराइड जो है वो फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे जो है वो मैं 2 लगा रहा हूँ। कौन सी रिएक्शन है, हम लोगों के पास एक चीज तो समझ में आ गई, डबल डिस्प्लेसमेंट है। कैसे, बेरियम ने इसके साथ अटैचमेंट किया, इन दोनों ने, और इन दोनों ने आपस में जो है वो अटैचमेंट कर लिया, तो एक दूसरे की स्वैपिंग ऑफ द आयंस जो है वो होगी, तो इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये होगी, ठीक है। उसके बाद ये बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पे याद रखो बेरियम सल्फेट व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी जो है वो होने वाली है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये बिल्कुल भी नहीं होगी। तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी जो है वो आपको क्लियर है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पे जो है वो हम लोग जाते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट है और साथ में प्रेसिपिटेशन है, क्योंकि ये व्हाइट कलर के इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स को जो है वो बनाता है। नेक्स्ट जो है वो बेटा जी हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्या है कि वाटर का जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। तो वाटर का फॉर्मूला हम लोगों के पास क्या है, H2O है। इलेक्ट्रोलिसिस करने का मतलब है कि बिजली डाल के या इलेक्ट्रिसिटी डाल के जो है वो वाटर को ब्रेक कर रहे हैं। वाटर कैसे ब्रेक होगा, H2 बनेगा और हाफ क्या बनेगी, यहाँ पे हमारे पास O2 का फॉर्मेशन होगा। अब हाफ O2 से मतलब क्या है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 2, ये हो गया 2 और ये भी हो गया 2, ये दोनों कटे। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमारे पास आउटपुट वाटर का, उससे ये
ठीक है ना। तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो रहा है। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर लिबरेटेड इन द रेशो ऑफ, आप खुद ही देख लो, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास रिलीज हो रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन यहीं पे जो है वो दे रखा है, आप नोट जो है वो कर सकते हैं। बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर जो है वो होने वाला है। मैं जूम कर रहा हूँ, ये जो है वो क्लियर है। उसके बाद 12th क्वेश्चन पे आ गए। इसमें से कौन से वाला जो प्रोसेस है वो हमारे पास क्या है, एंडोथर्मिक जो है वो प्रोसेस होगा। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस हम लोगों के पास जो है वो कौन सा प्रोसेस होता है एंडोथर्मिक, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो जहां पे भी हीट एब्जॉर्ब होती है, तो यहाँ पे देख लो सब्लिमेशन हो रहा है ड्राई आइस का, तो हीट एब्जॉर्ब भी हो रही है। कंडेंसेशन वाटर के मॉलिक्यूल्स में हो रहे हैं, ये हीट रिलीज हो रही है, यहाँ पे जो है वो हीट एब्जॉर्ब हो रही है। अब डाइल्यूशन ऑफ एसिड जो है ना वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। डाइल्यूशन यूजुअली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है एसिड्स का और सॉल्ट्स का, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक्सोथर्मिक है। कैसे पता लगेगा, याद रखना पड़ेगा, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी। सब्लिमेशन हो रही है ड्राई आइस की, सब्लिमेशन का मतलब क्या है, सॉलिड से वेपर तो ऐसे बनेगा नहीं, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तभी वो सॉलिड स्टेट से वेपर स्टेट के अंदर जो है वो पहुंचेगा, तो वो नहीं होने वाला है ऐसे सिंपली। कंडेंसेशन हो रही है पानी की, पानी ठंडा होके जो है मान लो वेपर्स ठंडे होके जो है वो पानी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस तो बिल्कुल भी नहीं है। वहां पे जो है वो हीट रिलीज हो रही है, सॉरी यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर जगह में कंडेंसेशन हो रही है पानी के मॉलिक्यूल्स की, पानी वेपर से लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, सॉरी। हीट रिलीज होगी तभी ऐसा जो है वो हो सकता है, और इवेपोरेशन जो है वो हीट एब्जॉर्ब करने वाला प्रोसेस जो है वो हो। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में सब्लिमेशन आ जाती है, इवेपोरेशन आ जाती है, डाइल्यूशन और कंडेंसेशन हीट रिलीज करने से ही जो है वो होते हैं। मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ, ये क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग आते हैं। ये हमारे पास क्या लिखा है, इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड, तो यहां पे लिख देते हैं, यहां पे पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला है Ki, साथ में एक्वस लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का जो फॉर्मूला है PbNO3 ट्वाइस जो है वो होता है। येलो कलर प्रेसिपिटेट्स ऑफ लेड आयोडाइड, तो लेड आयोडाइड क्या है, PbI2 के येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होते हैं, और साथ में मेरे पास जो है वो पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी लेड नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ लेड नाइट्रेट, तो लेड नाइट्रेट की जगह जो है वो कौन से वाला हम लोग जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो अब अगर थोड़ा सा भी ध्यान से देखो तो बेसिकली हमारे पास जो है ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो है ना वो कौन से वाली कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल करती है, डबल डिस्प्लेसमेंट वाली कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल करती है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट वाली कैटेगरी में रिएक्शन फॉल कर रही है, लेकिन अपने को लेड नाइट्रेट अवेलेबल नहीं है, लेकिन अपने को बनाना क्या है, लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन तो करना ही करना है, ये तो हमें पक्का चाहिए ही चाहिए, पक्का चाहिए। तो इसका मतलब जो भी ये वाला कंपाउंड हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ये तो है ही है, इसकी जगह जो भी रिप्लेसमेंट इसका ढूंढ रहे हैं उसके अंदर लेड तो होना ही चाहिए, साथ में हाँ कोई नेगेटिव वाला आयन कोई और हो सकता है, उससे कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ता। ठीक है ना। उसके बाद कौन कौन सा जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, देखो पोटेशियम सल्फेट तो बिल्कुल नहीं कर सकते, अमोनियम नाइट्रेट भी बिल्कुल नहीं कर सकते, पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो ध्यान से पढ़ो, ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए हमने लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट जो है वो बनाना है, भाई एक्टिविटी परफॉर्म करने लगे देखा लेड नाइट्रेट तो है ही नहीं, लेड नाइट्रेट नहीं है, लेकिन अपने को लेड आयोडाइड तो बनाना ही बनाना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि एक्टिविटी के परफॉर्मेंस के लिए लेड जो है वो आयोडाइड आपको फॉर्मेशन करना ही करना है। तो वो फॉर्मेशन जो है वो करने के लिए आप जो भी यहाँ पे कंपाउंड का इस्तेमाल करेंगे उसमें लेड होना जरूरी है। अब यहाँ पे ये दोनों तो हो नहीं सकते क्योंकि इसमें भी लेड नहीं है, इसमें भी लेड नहीं है। अब ये बचा हमारे पास लेड एसीटेट और लेड सल्फेट। लेड सल्फेट इनसॉल्युबल है, ठीक है, मतलब जो है वो घुलता नहीं है, बैठ जाता है नीचे। अब घुल ही नहीं रहा तो रिएक्शन क्या करेगा, खाक, तो रिएक्शन ही नहीं करेगा तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसने इनसॉल्युबल लिख दिया। तो आप क्या यूज कर सकते हो, लेड एसीटेट जो है वो इस पर्टिकुलर का आंसर जो है वो होने वाला है। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, ये जो है वो क्लियर है। अब इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो आप देख लो, क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चाहिए और जो है वो सॉल्युबल होने चाहिए फ्री आयंस। लेड सॉल्युबल नहीं है, तो लेड सॉल्युबल नहीं है तो नेसेसरी लेड आयन कौन प्रोवाइड करेगा, लेड एसीटेट जो है वो प्रोवाइड करेगा। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी जो है वो आपको क्लियर है, आपने स्क्रीनशॉट जो है वो इसका ले लिया और अगले वाले क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ ऑयल
फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसमें से कौन सी गैसेस जो है वो इस्तेमाल, देखो बहुत सारा ऑयल जो है वो आपको स्टोर करना है बहुत लंबे टाइम के लिए, और ऑयल स्टोर करना मतलब तेल रखना है, भाई पिप्पा दे दिया मम्मी ने और कह दिया कि भैया इसको स्टोरेज करनी है। आपका मोटिव क्या रहेगा किसी भी चीज को स्टोर करने का? यही ना कि भैया वो खराब ना हो, क्योंकि अगर खराब होगी तो पर्पस ही डिफीट है, फिर तो स्टोर करने का कोई फायदा हम लोगों के पास नहीं होगा। तो अगर मैं ऐसी गैस इस्तेमाल कर लूं जो रिएक्ट कर जाती हो उस पर्टिकुलर चीज के साथ जिसको मैं स्टोर जो है वो कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल बात है कि वो खराब हो जाएगी, तो हमारा पर्पस डिफीट हो जाएगा। इसका मतलब मेरे को कुछ ऐसी गैस जो है वो चूज करनी है जो कि हम लोगों के पास जो है वो रिएक्ट ना करे और बिल्कुल इनर्ट हो। इनर्ट मतलब रिएक्ट ना करती हो। तो इनके अंदर अगर आप देखोगे ऑक्सीजन बहुत खतरनाक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, डाइऑक्साइड खराब है, ये सही है भाई दोनों। ये दोनों जो है वो काइंड ऑफ इनर्ट गैसेस है। नाइट्रोजन क्या है? N2। N2 का फंडा क्या है? ट्रिपल बॉन्ड N बनता है यहाँ पे। अब ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन अगर यहाँ पे हो रहा है ना तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, रिएक्ट करने की कैपेबिलिटी इसकी रहती ही नहीं है, बहुत ही कम रिएक्ट करती है, ऑलमोस्ट इनर्ट है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है। इसलिए आपने देखा होगा चिप्स के पैकेट्स के अंदर भी हम लोग जो है वो नाइट्रोजन ही फ्लश करते हैं, उसके अंदर जो है वो डालते हैं ताकि वो खराब जो है वो ना हो। तो ये आप देख लो कि आपको जो है वो इनर्ट गैस चूज करनी थी, और अनरिएक्टिव गैस के अंदर जो है वो हमारे पास हीलियम और नाइट्रोजन जो है वो यूज हो सकती है प्रिजर्व करने के लिए। उसके बाद आते हैं बेटा जी हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों के पास जो है वो क्या बोल रहा है, इसको पढ़ो ध्यान से जरा। द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है? KClO3 जो है वो हम लोगों के पास हो रहा है, जो कि क्या चीज फॉर्म कर रहा है? KCl फॉर्म कर रहा है, और ऑक्सीजन जो है वो हम लोगों के पास फॉर्म कर रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो इतना बड़ा कंपाउंड जो है वो छोटे छोटे कंपाउंड्स में ब्रेक हो गया हीट देने के बाद। तो हीट देने के बाद अगर कोई इस तरह का रिएक्शन जो है वो कर रहा है तो बट ऑब्वियसली ये काइंड ऑफ क्या होगी? हीट देने से चीजें डीकंपोजिशन रिएक्शन जो है वो हम लोगों के पास होगी। तो थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन जो है वो ये होगी, और ये क्या होगी हमारे पास? एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ऑब्वियसली हीट दे रहे हैं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। डीकंपोजिशन भी हम लोगों के पास जो है वो हो रही है, तो पहला ऑप्शन एकदम सही है। कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है कंप्लीट बाय द रिलीज ऑफ हीट, नहीं भाई हीट तो यहाँ पे दे रहे हैं तभी हो रही है, ये भी गलत है। ये वाला ऑप्शन भी हम लोगों के पास जो है वो गलत वाली कैटेगरी में ही जो है वो फॉल करेगा। उसके बाद डी ऑप्शन क्या है? फोटो। फोटो तो डीकंपोजिशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि फोटो डीकंपोजिशन में तो बट ऑब्वियसली हम लोग क्या जो है वो डाल रहे होते हैं? फोटो डीकंपोजिशन में तो हम लोग भैया लाइट डालेंगे तभी जो है वो टेक प्लेस करेगा। तो ये जो है वो आप देख लो, और एरो के ऊपर ही यहाँ पे जो है वो इंडिकेट कर रहा है हीट को, तो ये आपको जो है वो समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, which one of the following process involved a chemical reaction? Storing oxygen gas under pressure in a cylinder। केमिकल रिएक्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो रही इसके अंदर। क्यों केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही? भैया ऑक्सीजन ही तो स्टोर कर रखी है, वो ठीक है प्रेशर लगा रखा है, उसको बंद कर रखा है, केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं हो रही, ऑक्सीजन को हमने बस बंद किया हुआ। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर करने में भी जो है वो कोई केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस नहीं है। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर का सिंपल फंडा। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर पता कैसे होती है? ये मान लो हवा है, हवा के अंदर जो है वो गैसोस स्टेट है, सारी की सारी जो भी चीजें प्रेजेंट है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड है, चाहे नाइट्रोजन है, चाहे ऑक्सीजन है, चाहे हीलियम है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड है, कुछ भी है, वो सारा का सारा गैसोस फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट है। लिक्विफाई करना मतलब इस कमरे के टेम्परेचर को इतना ठंडा कर दो, इतना ठंडा कर दो कि जितनी सारी गैसेस है वो धीरे धीरे कन्वर्ट होकर लिक्विड स्टेट में जो है वो चेंज हो जाए। तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग जो है वो लिक्विफिकेशन ऑफ एयर जो है वो बोल देते हैं, और यहाँ पे भी कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस नहीं कर रही है। कीपिंग पेट्रोल इन अ चाइना डिश ओपन और हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। अब आप ध्यान से देखो थोड़ा सा, अगर मैंने पेट्रोल को चाइना डिश में ओपनली जो है वो रख दिया तो पेट्रोल जो है वो लिक्विड से वेपर स्टेट में जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा। अगर आप ध्यान से इसको अंडरस्टैंड करो तो इवेपोरेट होने का मतलब क्या है कि वो उसका जो है वो स्टेट जो है वो लिक्विड से गैसोस स्टेट में चेंज हो जाएगा। केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं हो रही,
हीट कर रहे हैं कॉपर को ऑक्सीजन के अंदर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस, यहां पे केमिकल रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस कर रही है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखो तो कॉपर जब ऑक्सीजन से हीट होता है तो कॉपर का ऑक्साइड जो है वो बनता है, एक काइंड ऑफ ब्लैक कलर का कंपाउंड है जो कि फॉर्म हो रहा होता है। बाकी सारे के सारे जो है वो फिजिकल प्रोसेसेस जो है वो होते हैं, और ये पर्टिकुलर जो है वो हमारे पास एक केमिकल प्रोसेस जो है वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 हम लोगों के पास जो है वो क्या बोल रहा है, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, ये दे रखी है, द एब्रीवेशन रिप्रेजेंट्स द करेक्ट स्टेटस ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व एट द रिएक्शन। तो जहां पे करेक्ट है बिल्कुल, अब यहां पे गलतियां निकालनी पड़ेंगी। देखो हाइड्रोजन लिक्विड स्टेट में नहीं होती है तो ये गलत हो गया, ऑक्सीजन भी लिक्विड स्टेट में नहीं होती है, ये भी गलत हो गया, वाटर हो सकता है लेकिन गैसो स्टेट में हो, वेपर स्टेट में हो, तो ये गलत है। ऑक्सीजन यहां पे भी गलती है, उसने बोला सारा करेक्ट किसमें है। उसके बाद अगर आप देखो तो यहां पे अगर आप देखो तो उसमें बोला क्या है, एब्रीवेशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके लिक्विड वाटर का फॉर्मेशन जो है वो करती है। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके और गैसोस वाटर का फॉर्मेशन जो है वो नहीं कर रही है। तो सी ऑप्शन जो है वो हम लोगों के पास जो है वो यूजुअली करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो होगा। स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर की कंडीशंस में अगर कोई भी रिएक्शन को हम लोग मान के चलें तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर जो है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस होगी, और जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में ही रहेगा। और इसमें आपको कैसे जो है ये पता लगना, इन्वॉल्व एट रिएक्शन टेम्परेचर, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे। अगर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे जो है हो सकता है वाटर लिक्विड की जगह गैसो स्टेट में भी हो, लेकिन ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो हम लोग इसको स्टैंडर्ड कंडीशंस में ही जो है वो मान के चलेंगे। तो इस तरह से जो है ये पर्टिकुलर रिएक्शन टेक प्लेस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो यहां पे देखो ये तो कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि कॉम्बिनेशन ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये सर्टेन कंपाउंड जो है वो ब्रेक कर रहा है। यहां पे देखो ये दो कंपाउंड्स मिले और एक तीसरे सर्टेन कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, ये एक कॉम्बिनेशन की कैटेगरी डेफिनेशन में फॉल करता है। यहां पे देखो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन मिले और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन जो है वो हुआ, ये भी एक कॉम्बिनेशन वाली रिएक्शन की कैटेगरी में फॉल करता है। यहाँ पे देखो जिंक ने जो है वो आयरन को डिस्प्लेस करा, तो ये डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन की कैटेगरी में जो है वो फॉल करता है। तो अगर आप सिर्फ कॉम्बिनेशंस जो है वो ढूंढ रहे हैं तो आप देखोगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो सेकंड और थर्ड पार्ट में जो है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर आप बाय डेफिनेशन चलो, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जब कर रहे हैं, तो यहां पे देखो सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, यहां पे भी जो है वो सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको हम लोग जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल देते हैं। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है। उसके बाद हम लोग जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है वो करने वाले हैं। शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन नंबर 19 पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। सारा डिटेल्ड सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे जो है वो रखा हुआ है आप लोगों के लिए, और सारी केमिकल रिएक्शंस को जो है वो अंडरस्टैंड करते हुए चलेंगे। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन टाइप्स इन ईच केस। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस जो है वो आपको लिखनी है। तो सबसे पहली जो रिएक्शन है उसको रीड करो। नाइट्रोजन गैस को जो है वो हमने ट्रीट किया किसके साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ, एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, कैटलिस्ट लिख रहे हैं एट 773 केल्विन, 773 केल्विन पे। और कौन सी गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, अमोनिया। तो अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। तो अगर आप इस पर्टिकुलर को बैलेंस्ड वे में लिखो तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो सारा बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, अब हाइड्रोजन 6 हो गए, यहाँ पे भी 6 है, नाइट्रोजन 2 थे, यहाँ पे भी 2 है, तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन जो है वो हो गई। उसके बाद नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड, विच इज क्या होता है, मेन तो आपको ना यहाँ पे कंपाउंड के फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। इसको ट्रीट किया हमने एसिटिक एसिड के साथ। याद रखो जो एसिटिक एसिड होता है ना उसका फॉर्मूला ये रहता है। अब यहाँ पे देखो ये एक बेस है और ये एक जो है वो हमारे पास कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, एक एसिड वाली कैटेगरी में जो है वो फॉल करता है। और एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो यहाँ पे सॉल्ट पता क्या बनेगा, ये बनेगा सोडियम का एसीटेट, और साथ में जो है वो हम लोगों के पास क्या फॉर्म होगा, वाटर का फॉर्मेशन जो है वो होगा। ठीक है,
अब क्वेश्चन आता है आपको कैसे पता लगेगा एसिटिक एसिड क्या है। देखो हम एग्जाम्पलर जब भी कर रहे होते हैं तो उसके अंदर जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो यूजुअली सारी क्लास 10th के लेवल के हिसाब से या कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से कई बार क्वेश्चंस डिजाइन होते हैं। तो एसिटिक एसिड आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर में, जिसने नहीं करा हुआ तो वहां पे जो है वो आप करने वाले हो। तो और ये भी वहीं पे रिएक्शन आती है कि एसिड और बेस सेकंड चैप्टर में मिलके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो 3-4 चैप्टर्स मिला के भी क्वेश्चन कई बार बन जाता है। तो वैसे घबराना नहीं है कि ये सिलेबस का नहीं है, ये मुश्किल है, मुश्किल कुछ नहीं है इसमें। एसिड और बेस ने मिलके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे कर लिया। तो सॉल्ट ये है और वाटर हमारे पास ये है, इथेनॉल। अब यहाँ पे भी इथेनॉल का फॉर्मूला बच्चों को पता होना चाहिए, C2H5OH। जिन्होंने कार्बन कंपाउंड्स पढ़ रखा है उनके लिए बहुत सिंपल है ये। और वार्म्ड विद किसके साथ जो है वो रिएक्ट किया गया, इसको इथेनोइक एसिड के साथ जो है वो रिएक्ट किया गया। इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड सेम है। वार्म्ड विद मतलब इसको हमने जो है वो हीट किया, ठीक है। और उसके बाद क्या चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, इथाइल एसीटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये इथाइल एसीटेट हम लोगों के पास जो है वो क्या होता है, ये होता है इथाइल एसीटेट, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेटेड जो है वो साथ में मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, वाटर भी रिलीज होता है। और यहाँ पे कैटलिस्ट के तौर पे जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी हम जो है वो लेके चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा बहुत मुश्किल रिएक्शन है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो है वो आप देखोगे कि हमारे पास जो चैप्टर 4 है और उसके अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे में जब हम लोग इथेनोइक एसिड और इथेनॉल सेपोनिफिकेशंस और इस तरह की केमिकल रिएक्शंस जो है वो कर रहे हैं, तो ये रिएक्शंस बहुत कॉमनली वहां पे डिस्प्लेड है। तो इथेनॉल ये हो गया, इथेनोइक एसिड ये हो गया, और ये इथाइल इथेनोएट जो है ये हम लोगों के पास जो है वो ये हमारे पास फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो फॉर्म इथाइल एसीटेट, ये इथाइल एसीटेट भी जो है वो हो गया। और साथ में जो है वो वाटर का फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास हो गया, ठीक है ना। तो इथेनॉल और इथेनोइक एसिड ने मिलके जो है वो हमारे पास इथाइल एसीटेट बनाया और इसकी प्रेजेंस में, ठीक है, इथीन को बर्न किया। यहाँ पे सारा कार्बन कंपाउंड्स का खेल हो गया। इथ मतलब 2 कार्बन है, इथीन का मतलब हो गया C2H2, सॉरी C2H4 जो है वो हम लोगों के पास इथीन हो गया। अब मैं ना इसको इथीन को एक काम करता हूँ, ऐसे लिखता ही नहीं, मैं कंफ्यूजन क्रिएट हो, मैं इससे अच्छा ना इथीन को ऐसे लिखता हूँ, इथ का मतलब होता है डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे वैलेंसी पूरी कर लो आप, C2H4 जो है वो हो गया। इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करा। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम किसी भी चीज को जलाते हैं, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे गैप छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया और हमारे पास क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बनी। और साथ में किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, वाटर का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा फॉर्मूला को ऐसे लिख लो तो आपके लिए इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना। C2H4 है, अब यहाँ पे कार्बन 2 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 कर दो। उसके बाद हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 4 है, उधर 2 है तो यहाँ पे 2 कर दो। अब ऑक्सीजन चेक करो, ऑक्सीजन राइट हैंड साइड पे कितनी है। अब मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे इसको फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो प्लस O2 गिव्स यहाँ पे 2CO2 प्लस 2H2O तक जो है वो हम पहुंच गए हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखो जरा ऑक्सीजन कितनी है, इधर ऑक्सीजन हो गई 2, 4 और 6, और यहाँ पे कितनी है 2 है, तो इसको 3 से यहाँ पे कर दो मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑक्सीजन जो है वो देखने को मिल रही है। तो आप देखोगे तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन जो है वो हम लोगों के पास ये होगी। मैं जूम करके चल रहा हूँ, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। अब यहाँ पे जो है वो हमने सारा का सारा एक्सप्लेनेशन के तौर पे जो है वो दे रखा है। आप ये स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हो। यहाँ पे देखो NH3 और कॉम्बिनेशन रिएक्शन वाली कैटेगरी में इसने पूछा हुआ है कि कौन सी कैटेगरी है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। हाँ ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है क्योंकि इसमें एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है। ये देख लो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन है क्योंकि एसिड और बेस आपस में मिलकर सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, या इसको डबल डिस्प्लेसमेंट भी बोल देते हैं क्योंकि एसीटेट आयन ने जो है वो सोडियम को रिप्लेस करके जो है वो ये यहाँ पे जो है वो फॉर्म कर रखा है OH को हटा के, ठीक है। उसके बाद अगला देखो, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स की प्रेजेंस में ये हमारे पास जो है वो एस्टेरिफिकेशन भी बोल देते हैं या डबल डिस्प्लेसमेंट भी जो है वो यहाँ पे बोल देते हैं, ठीक है। तो ऊपर मैंने सेपोनिफिकेशन वर्ड यूज कर दिया था गलती से, तो ये एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन एस्टर्स का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है, ठीक है। मैंने बताया था सेपोनिफिकेशन और एस्टेरिफिकेशन टाइप में जो है वो तुमने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड ये हो गया, और ये कंबशन रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पे जो है वो आप देखोगे तो कंबशन रिएक्शन के अंदर जो है
वो आप यहाँ पे हीट और लाइट जो है वो रिलीज हो रही है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने इसको जो है वो बर्न करना है, ठीक है ना। उसके बाद देखो थर्माइट रिएक्शन भी चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले के अंदर जो है वो आता है। तो आप इसके अंदर देख लो कि आयरन 3 का ऑक्साइड जो है, आयरन 3 के ऑक्साइड का जो मतलब है वो हमारे पास क्या है, Fe2O3 रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम टू गिव, यहाँ पे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन रहा है Al2O3 और साथ में क्या बन रहा है हमारे पास, आयरन जो है वो बन रहा है, ठीक है ना। अब यहां पे देखोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो हो रही है, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक है। रेलवे जॉइंट्स जो टूटे होते हैं उसको जोड़ने का काम जो है वो ये करती है, काफी स्ट्रॉन्ग और एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये हम लोगों के पास यूजुअली होती है। तो यहाँ पे देखो लो, इसको 2 से कर दो मल्टीप्लाई क्योंकि 2 आयरन थे, और यहाँ पे भी इसको 2 से कर दो मल्टीप्लाई क्योंकि यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम थे, और O3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है ना। तो आप देखोगे तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो है वो होगी। मैग्नीशियम रिबन को जो है, मतलब मैग्नीशियम को जो है वो किसके साथ जो है वो रिएक्ट करवा रहे हैं, नाइट्रोजन के साथ जो है वो रिएक्ट करवा रहे हैं और सॉलिड मैग्नीशियम नाइट्राइड बनता है। मैग्नीशियम नाइट्राइड का क्या फॉर्मूला होगा ये देख लो आप, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 3, तो क्या बनेगा हमारे पास Mg, और ये कितना हो गया 3, साथ में क्या N2, तो यहाँ पे 3Mg हो गया। तो ये भी रिएक्शन जो है वो हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन जो है वो होगी। और ये ध्यान से देखोगे तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि दो चीजें मिलके तीसरा एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो है वो कर रही है, तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन वाली कैटेगरी में जो है वो फॉल करता है। उसके बाद क्या है, क्लोरीन गैस इज पास्ड थ्रू एक्वस पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है ना। तो यहाँ पे Ki है और इसके अंदर से क्या हुआ, क्लोरीन गैस को जो है वो पास किया गया, पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है और सॉलिड आयोडीन जो है वो फॉर्म हो रही है। मतलब यहाँ पे KCl बन रहा है और आयोडीन जो है वो फॉर्म हो रही है। तो यहाँ पे देख लो, ये पर्टिकुलर रिएक्शन को अगर आप बैलेंस करोगे तो ये बैलेंस्ड होगी, ठीक है ना। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन में देखो हो क्या रहा है, क्लोरीन ने आयोडीन को हटा के उसकी जगह खुद लग गई और हमारे पास ये काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो हो गया, ठीक है ना। उसके बाद देखो इथेनॉल, इथेनॉल क्या हो गया, C2H5OH। आप याद रखो कभी भी कोई भी हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन का कंपाउंड को पूरा जलाओ अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हम लोगों के पास एक ही कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, मतलब एक ही तरह का कंपाउंड बनता है। वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ढेर सारी एनर्जी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिलीज होती है, ठीक है। अब यहाँ पे बैलेंसिंग कर लो, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे, 6 थे, तो यहाँ पे 3 थे। अब चेक कर लो ऑक्सीजन जो है वो कितनी है टोटल, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन होगी, और यहाँ पे टोटल कितनी है, 3 है, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 और 1 7 ऑक्सीजन जो है वो हम लोगों के पास हो गई। तो ये बैलेंस्ड जो है वो हमारे पास देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। अब इसका बैलेंसिंग का जो है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक बार ये चेक कर लो आप, और मैंने जो लिखा था वो भी स्क्रीन के ऊपर जो है वो आ गया, ठीक है। इसको हटा के देख लो एक बार, ठीक है। ये पढ़ा था हमने, Mg3N2 कॉम्बिनेशन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है, और ये हमारे पास एक कंबशन रिएक्शन वाली कैटेगरी में जो है वो फॉल करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। 21 का जो है ना, इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे तो कंप्लीट द कॉम्पोजिशन वेरिएबल्स गिवन x एंड y इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। PbNO3 Ki डाला, PbI2 बन रहा है और KNO3 बन रहा है, मतलब आपको बेसिकली स्टेट जो है ना वो इसके अंदर देनी है। अब ये लेड आयोडाइड येलो कलर का सॉलिड सब्सटेंस है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। और ये पोटेशियम नाइट्रेट, ये एसिड वाली कैटेगरी, सॉरी सॉल्ट वाली कैटेगरी है। यहाँ पे ये एक्वस सॉल्ट, एक्वस सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक्वस है ना, तो एक्वस एक्वस तो रहेगा ही KNO3, और ये प्रेसिपिटेट कर जाएगा इसके अंदर जो है, तो इसीलिए ये सॉलिड वाली कैटेगरी में जो है वो आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो कॉपर ने नाइट्रेट को हटा के उसकी जगह खुद लग गया, तो बचा क्या हमारे पास, सिल्वर बचा। तो यहाँ पे बट ऑब्वियसली क्या आएगा, सिल्वर जो है वो हमारे पास आ जाएगा, और क्या आएगा 2Ag आएगा, ठीक है। 2Ag जो है यहाँ पे रहेगा। जिंक ने हाइड्रोजन को हटा के जिंक सल्फेट जो है वो बना दिया। जिंक सल्फेट हमारे पास सॉलिड सॉल्ट जो है, सॉरी यहाँ पे एक्वस सॉल्ट जो है ये होगा, सॉलिड नहीं होगा, ठीक है। एक सेकंड, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक्वस है, पानी बहुत सारा है, जिंक डाला है, और हाइड्रोजन यहाँ पे गैसोस स्टेट के अंदर जो है
वो हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलेगी। सॉल्ट सॉल्यूशन ज्यादातर एक्वस ही रहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो कुछ लग ही नहीं रहा है, ठीक है, ये तो सब सही से दिया ही हुआ है। और द रिएक्शन इज डीकम्पोजिशन ड्रिवन बाय हीट, ठीक है ना। तो ये तो इसमें कुछ खास मेरे को देखना पड़ेगा, या तो कहीं पे मिस प्रिंटिंग होगी, ठीक है ना। तो ये सारा जो है वो आपको क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस आर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक इन नेचर। डीकॉम्पोजिशन हो रही है फेरस सल्फेट की। इसमें ना मैं रिएक्शन आपको बता देता हूं। फेरस सल्फेट को जब आप हीट करते हो ना, तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो होती है, और ये एंडोथर्मिक है, ठीक है ना, एंडोथर्मिक है, क्योंकि ये थर्मल डीकॉम्पोजिशन है, हीट को एब्जॉर्ब करके ही जो है वो होने वाली है। डाइल्यूशन ये डाइल्यूशन जो सल्फ्यूरिक एसिड का रहता है, ये जब भी हम लोग देखेंगे तो हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो रिलीज होती है, तो एक्सोथर्मिक है। डाइल्यूशन याद रखो, जो डाइल्यूशन के प्रोसेसेस हैं वो ज्यादातर एक्सोथर्मिक रहते हैं, और डीकॉम्पोजिशंस जो है वो हमारे पास क्या रहती हैं, डीकॉम्पोजिशंस जो है वो हमारे पास एंडोथर्मिक रहती हैं, और डाइल्यूशंस जो है वो हमारे पास क्या रहते हैं, एक्सोथर्मिक रहते हैं। और यहां पे ना एक चीज और देखो आप, बेस इसके अंदर थोड़ी सी एक्सेप्शन है, मैं यहाँ पे बता रहा हूं आपको। डाइल्यूशंस जो कंसंट्रेटेड एसिड्स में हीट रिलीज होती है, कोई सा भी कंसंट्रेटेड एसिड, डिसॉल्विंग स्ट्रॉन्ग बेस अगर मैं रिलीज कर रहा हूं तो भी हीट जो है वो रिलीज होती है। डिसॉल्विंग अमोनियम सॉल्ट एब्जॉर्ब्स हीट, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो अमोनियम सॉल्ट है अगर मैं उसको पानी में डालूं तो वो यूजुअली एंडोथर्मिक जो है वो होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन सॉल्ट के डालने में यूजुअली तभी हो रही होती हैं जब वो बहुत स्ट्रॉन्ग सॉल्ट वाली कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। अमोनियम सॉल्ट्स थोड़े से कंपैरेटिवली वीकर साइड्स पे सॉल्ट्स जो है वो रहते हैं, तो ये एब्जॉर्ब जो है वो कर लेते हैं हीट को। तो इस तरह की चीजें को क्या रहता है ना, कई बार आपको लर्न भी करना पड़ता है कि अमोनियम सॉल्ट जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि इनका ना कुछ ऐसे मतलब डायरेक्ट 10th लेवल पे प्रोसेस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। देखो हीट तभी रिलीज जब पानी में डाला, तो पानी से जो है वो कुछ हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो रहती है। मतलब ये टर्म्स थोड़ी सी आप 11th-12th में जब थर्मोडायनामिक्स को अंडरस्टैंड करोगे तो वहां पे जो है वो आपको बेटर समझ में आएगा कि डिसॉल्व अमोनिया सॉल्ट का करने से जो है वो हीट रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है ना। क्योंकि सॉल्ट का क्रिस्टल भी ब्रेक हो रहा है, अमोनियम सॉल्ट टूट भी रहा है, अब टूट भी रहा है और डिसॉल्व भी कर रहा है। अब अगर टूटने में एनर्जी ज्यादा लग रही है, सोचो सिंपल है, दो चीजें, पानी में डाला तो हीट रिलीज हुई, अब लेकिन वही हीट अगर अमोनियम सॉल्ट को तोड़ने में यूज होगी तो वो हीट गायब होगी, तो न्यूट्रल का हो गया। अगर वो हीट ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि ये यूजुअली अमोनियम सॉल्ट को ब्रेक करने वाली रिएक्शंस जो है वो एंडोथर्मिक इन नेचर जो है वो हम लोगों के पास रहती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पे जो है वो हम मूव कर रहे हैं। काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कई बार बच्चों को लगता है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब रिड्यूस करने वाला दलाल, जो रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा है। किसी भी चीज को कोई रिड्यूस करने में हेल्प तभी कर सकता है जब वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि उसने वहां से इलेक्ट्रॉन्स को जो है या ऑक्सीजन को जो है वो गेन कर लिया। क्योंकि जो ऑक्सीजन को लूज करता है उसका रिडक्शन हो रहा है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब वो रिडक्शन करने में हेल्प कर रहा है। इसका मतलब वो खुद क्या हो रहा है, हमारे पास ऑक्सीडाइज जो है वो हो रहा है। अब ऑक्सीडाइज होने से मतलब दो चीजें हैं, या तो ऑक्सीजन को गेन करना हो, ठीक है ना, या हाइड्रोजन को जो है वो लूज करना हो। लूज करना हो किस चीज को, हाइड्रोजन को जो है वो लूज करना हो, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन को गेन करना, हाइड्रोजन को लूज करना जो है वो ऑक्सीडेशन है। यहाँ पे जो देखो अमोनिया को इस पर्टिकुलर जगह पे ऑक्सीजन को गेन कर लिया, तो इस पर्टिकुलर केस में कौन है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, अमोनिया। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया, अमोनिया हो गया, ठीक है। इसको बाद में डिस्कस करता हूं। यहाँ पे देखो आयरन ने ऑक्सीजन को लूज कर दिया, तो आयरन जो है वो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ऑक्सीजन को लूज जो है वो कर रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है आयरन का। किसकी प्रेजेंस में हो रहा है रिडक्शन, आप अगर थोड़ा सा भी इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि आयरन का रिडक्शन हुआ क्यों, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड ने ऑक्सीजन को जो है वो गेन कर लिया। तो यहाँ पे जो है वो कौन है एजेंट जो रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। सिंपल सी बात है यार, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो खुद ऑक्सीडाइज कर रहा है। यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, देख लो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है ना। सिंपल, आपने ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है वो देखना है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ, सिंपल हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ।
ठीक है ना। तो ये सारे हो गए। इस पार्ट में थोड़ा सा बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो वाटर है, फ्लोरीन है, यहाँ पे बोला लॉस हाइड्रोजन का जो है वो ऑक्सीडाइज होना है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो वाटर ने हाइड्रोजन का लॉस किया फ्लोरीन को, तभी तो HF बना। तो यहाँ पे कौन जो है वो हाइड्रोजन को लॉस कर रहा है? तो वाटर जो है वो हाइड्रोजन को लॉस कर रहा है। कौन है रिड्यूसिंग एजेंट? सिंपल, वाटर जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है ना। तो ये कई बार पार्ट जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली कैटेगरी में जो है वो फॉल कर जाता है। तो वाटर ने हाइड्रोजन को लूज किया, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखो तो वाटर ने हाइड्रोजन को लूज कर दिया, सिंपल, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन हो गया हमारे पास? वाटर जो है वो हो गया। मैं ज्यूम कर रहा हूँ, ये जो है वो क्लियर है। तो वाटर प्रोवाइड्स हाइड्रोजन टू द फ्लोरीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे जो है बेटा जी हम लोग मूव करेंगे। तो आइडेंटिफाई करने हैं आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो होते हैं, सिंपल है, जिनका रिडक्शन जो है वो होता है। अब रिडक्शन दो तरीके से हो रहा है, या तो लॉस हो रहा है किस चीज का? ऑक्सीजन का, ठीक है ना। गेन ऑफ ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो वो रिडक्शन जो है वो हो रहा है। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब रिडक्शन, ठीक है। अब दूसरा तरीका है, देखो ऑक्सीडेशन में हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से तो जान लिया, अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर रहा होता तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो रिडक्शन होता है। ये डेफिनेशंस है रिडक्शन की। तो यहाँ पे क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम लोगों के पास जो है वो कौन से वाली कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल करता है? रिडक्शन वाली कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल करता है। तो ये दो डेफिनेशंस के हिसाब से जो है वो आपको देखना है, ठीक है ना, जो जिसमें फिट हो जाए। तो यहाँ पे देखो ये वाला ऑक्सीजन लूज कर दिया, तो इस पर्टिकुलर के अंदर कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? जो है वो देख लो आप, Pb3O4 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल है यार, ऑक्सीजन का दल्ला कौन है? O2, वही तो है दल्ला, उसी ने तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करी है मैग्नीशियम को, तो सिंपल है। तो यहाँ पे O2 जो है वो ऑक्सीजन का दलाल जो है वो हो गया। अब इस पर्टिकुलर जगह पे ना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो कॉपर का जो स्टेट है ना वो 2 पॉजिटिव है, लेकिन इस पर्टिकुलर जगह पे कॉपर का स्टेट जो है ना वो कॉपर हो गया। तो इसका मतलब इसने क्या करा? गेन करे क्या? इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर कोई गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, उसका भी रिडक्शन हो रहा है, तो उसका भी रिडक्शन हो रहा है। तो डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? कॉपर सल्फेट है। देखो बेटा मैं फिर बता रहा हूं, ये क्वेश्चंस थोड़े से कंफ्यूजिंग जो है वो रहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिडक्शन होता है, रिडक्शन की ये दो डेफिनेशन है, जो इन दोनों डेफिनेशन में फिट कर रहा है वो इसका आंसर है। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जो है वो हम लोग आते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर जो है वो देखो आप, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में वेनेडियम जो है वो ऑक्सीजन को लूज कर रहा, तो ये जो है वो इसका आंसर हो गया, जो ऑक्सीजन को लूज कर रहा, ठीक है, उसका रिडक्शन हो रहा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना तो उसका रिडक्शन हो रहा, तो ये हो गया। यहाँ पे देखो आयरन जो है वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा इस पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है, लेकिन हमने जो है वो क्या बताना है कि ऑक्सीजन को लूज कौन कर रहा है, तो दलाल कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहीं से ऑक्सीजन आ रही है, यही दलाल है ऑक्सीजन का जो इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, सिंपल। उसके बाद आगे देखो हाइड्रोजन जो है वो कॉपर से रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे देखो गेन ऑक्सीजन का लूज हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो ये इसका आंसर जो है वो हो गया। तो सिंपल है, मतलब आप थोड़ा सा कंफ्यूजन ना क्रिएट करें तो बहुत बेटर जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैं सारा ये लिखा हुआ है कौन क्यों कैसे क्या है। तो ये इसने ऑक्सीजन लूज की है, ऑक्सीजन रिड्यूस्ड हुई है, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, वैनेडियम ने ऑक्सीजन लूज करी है, वाटर ने ऑक्सीजन लूज करी है, कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन लूज करी है। तो जहां पे भी ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हो रहा है, वो रिडक्शन है या वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम जो है वो हमारे पास करेगा। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, ये जो है वो क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 25 पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर जो है वो क्या लिखा है? राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस जो है वो आपको लिखनी है। तो मेन इनके अंदर यूजुअली पता क्या रहता है, आपको जो है वो कंपाउंड का फॉर्मूला अगर पता है ना, फिर कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आती है। बैलेंसिंग तो आप सब लोग कर ही लेते हो। तो यहां पे क्या लिखा है? सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद HCl। तो ये है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये किसके साथ जो है वो रिएक्ट कर रहा है? HCl, मतलब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो है वो रिएक्ट कर रहा है। और यहाँ किस चीज का फॉर्मेशन जो है वो ये कर रहा है, तो आप देखोगे एक तो NaCl बन रहा है, सोडियम क्लोराइड बन रहा है, और साथ में क्या बन रहा है? सोडियम
साथ में हाइड्रोजन और कार्बोनेट का फॉर्मूला रहता है CO3, और इसकी बैलेंसिंग जो है वो आपको करनी है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा भी अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखो सोडियम कितने हैं 2 और यहाँ पे कितने हैं 2 हैं, तो सोडियम बैलेंस्ड है जी। कार्बन चेक करो 1 और 1, ऑक्सीजन कितने हैं 3 और 3, हाइड्रोजन कितने हैं 1, क्लोरीन कितना है 1, तो ये ऑलरेडी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है वो प्रेजेंट है। तो आपको ये जो है मैं अज्यूम करके चल रहा हूं क्लियर। उसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो यहां पे देखो सोडियम हाइड्रोजन और साथ में कार्बोनेट रिएक्ट्स विद HCl, तो ये किससे रिएक्ट कर रहा है HCl से रिएक्ट कर रहा है, और किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है गिव्स सोडियम क्लोराइड, और ये हम लोगों के पास जो है वो क्या दे रहा है सोडियम क्लोराइड दे रहा है, साथ में जो है वो हमारे पास क्या दे रहा है वाटर जो है वो फॉर्म कर रहा है, और साथ में जो है वो किस चीज का फॉर्मेशन कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन जो है वो ये कर रहा है। अब इसकी बैलेंसिंग जो है वो हम चेक करते हैं। सबसे पहले सोडियम चेक करो, सोडियम 1 बराबर है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है और यहाँ पे भी टोटल मिला के 3 है। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये ऑलरेडी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस जो है वो आ रही है। ठीक है, उसके बाद अगला आता है हमारे पास कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला हो गया CuSO4, रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला है Ki, प्रेसिपिटेट्स टू फॉर्म क्यूप्रस, जो है वो आयोडाइड का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है, क्यूप्रस आयोडाइड Cu2 होता है, सॉरी Cu2I2 होता है क्यूप्रस आयोडाइड जो है, और लिबरेट्स आयोडीन गैस। एक बार ना मैं ये थोड़ा सा आपको फेरस, फेरिक, क्यूप्रस, क्यूप्रिक इनमें डिफरेंस समझा देता हूं, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। देखो ये Fe2 पॉजिटिव है, नोट कर लेना इसको, ये होता है हमारे पास फेरस, ठीक है, Fe3 पॉजिटिव है, ये होता है हमारे पास फेरिक, ठीक है, Cu पॉजिटिव है, ये होता है हमारे पास क्यूप्रस, ठीक है, यही स्पेलिंग है CuPrOUS, CuPrOUS क्यूप्रस, और ये Cu2 पॉजिटिव ये हमारे पास होता है क्यूप्रिक। ठीक है, तो ये कई बार कंफ्यूजन वाला जो है वो कॉन्सेप्ट कई बार हो जाता है। ठीक है, उसके बाद लिबरेट्स आयोडीन गैस एंड फॉर्म्स पोटेशियम सल्फेट, यहाँ पे आयोडीन गैस भी बनती है और साथ में जो है वो पोटेशियम का सल्फेट भी फॉर्म हो रहा है। तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो है वो हो रही है। मैं इसको यहाँ से ये नोट कर लो आप, और मैं नीचे जो है वो इसको पूरा का पूरा बैलेंस मैंने करा हुआ है। ठीक है, आगे भी मैं फिर से जो है वो इसको कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये था हमारे पास दूसरे वाला रिएक्शन, तो कॉपर सल्फेट था, पोटेशियम आयोडाइड था, क्यूप्रस आयोडाइड बन रहा है, आयोडीन बन रहा है और पोटेशियम का सल्फेट जो है वो ये बन रहा है। अब इसकी बैलेंसिंग जो है वो मैं आपको दोबारा से करके बताता हूँ, यहाँ पे किस तरह से जो है वो आप बैलेंस कर सकते हो और कैसे जो है वो सोचना है वो सारा बता रहा हूँ। आयोडीन यहाँ पे देखो Cu2I2 है प्लस साथ में आयोडीन है I2 प्लस साथ में K2SO4 है। इसका बैलेंसिंग जो है वो कैसे होगा, सबसे पहले यहाँ पे देख लो कॉपर कितने हैं, 1 है, यहाँ पे 1 था, यहाँ 2 कर दिए बराबर, जो है वो कॉपर हम लोगों के पास जो है वो हो गया। ठीक है, सल्फेट इधर चेक करोगे तो यहाँ पे 2 सल्फेट है, यहाँ पे 1 है, तो इसको यहाँ पे जो है वो 2 कर दो, कॉपर और सल्फेट दोनों जो है वो बैलेंस्ड हो गए। अब यहाँ पे पोटेशियम देखो कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे पोटेशियम देखोगे तो 4 है, यहाँ पे 4 कर दो, आयोडीन चेक करो आप 4 है, इधर भी 4 हो गए, होगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो एक एक करके जो है वो कंपाउंड्स को देखते रहो और बैलेंसिंग करने की कोशिश जो है वो करते रहो। मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। अब यहाँ पे हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड है, तो पोटेशियम क्लोराइड होता है KCl। ठीक है, when mixed with silver nitrate, सिल्वर नाइट्रेट का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है हमारे पास AgNO3। An insoluble white substance is formed, कोई insoluble white substance जो है वो फॉर्म होता है। तो ये ना काइंड ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो insoluble white substance फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे AgCl बनेगा
और साथ में जो है वो पोटेशियम का नाइट्रेट जो है वो फॉर्म होगा। और AgCl को देखोगे तो ये एक इनसॉल्युबल व्हाइट प्रेसिपिटेट्स जो है वो इसके यूजुअली रहते हैं, ठीक है। और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल देते हैं या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल देते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसके अंदर ना आपको मेन ये पता होना चाहिए कि सिल्वर क्लोराइड का जो कलर है वो ये व्हाइट कलर के आसपास का जो है वो मिलता जुलता ग्रेइश व्हाइट जो है वो ये कंपाउंड हम लोगों के पास होता है, ठीक है। तो कैसे जो है ये केमिकल रिएक्शंस लिखनी होती है, सबसे पहले हमने इक्वेशन लिख दी, बिल्कुल टू दैट पॉइंट क्रिस्प आंसर, और उसके बाद हमने टाइप लिख दी कौन सी है, उसके बाद हमने एक्सप्लेनेशन जो है वो दे दी। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं जूम करके चल रहा हूँ बेटा जी, आपको जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। तो मैंने सबके आंसर साथ ही जो है वो डिस्कस कर रखे हैं। अब यहाँ पे देखो फेरस सल्फेट डिकम्पोज कर रहा है, एवोल्यूशन ऑफ गैस, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ द बर्निंग ऑफ सल्फर, राइट द केमिकल इक्वेशन। तो याद रखो फेरस सल्फेट का जो फॉर्मूला है FeSO4 है, इसको जब भी हम हीट करते हैं एनसीईआरटी में भी आप चेक करोगे तो ये जो रिएक्शन है ये हम लोगों के पास एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन वाली कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल करती है। तो FeSO4 Fe2O3 में, SO2 में और SO3 में जो है वो चेंज हो रहा है। और ये इसकी स्मेल यूजुअली जो है वो एक बर्निंग एग लाइक स्मेल या सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल जो है वो हम लोगों के पास आती है सल्फर की। तो स्मेल ऑफ द बर्निंग सल्फर जो है वो क्यों फॉर्म हो रही है, क्योंकि हमारे पास जो है वो सल्फर के बर्न करने से SO2 और SO3 वाली गैसेस जो है वो रिलीज होती हैं, इसीलिए वो उस टाइप की स्मेल जो है वो इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में आती है। याद रखो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है फेरस सल्फेट का, FeSO4 इसका फॉर्मूला होता है क्योंकि ये फेरस है, 2 पॉजिटिव इसकी वैलेंसी जो है वो आपको टेकअप करनी है और ये पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन जो है वो आपको लिखनी है। मैं जूम करके चल रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी क्लियर है, स्क्रीनशॉट जो है वो सबने ले लिया, एक्सप्लेनेशन सबको समझ में आ चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जो फायर फ्लाइज हैं, जो फायर जुगनू होते हैं, जो फायर फ्लाइज जो है वो ग्लो क्यों करते हैं लाइट के अंदर। तो ये क्वेश्चन का आंसर ना आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि दिन में जो है उनकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट है जो सनलाइट को जो अब्सॉर्ब करते हैं, बहुत सारी लाइट जो है वो एक्यूमुलेट हो जाती है, मतलब जो एनर्जी जो है वो एक्यूमुलेट हो जाती है और रात को जो है वो रेडिएट करते हैं। और कौन कौन से केमिकल्स हैं ये मैं समझा रहा हूँ। फायर फ्लाइज ग्लोज ड्यू टू बायो ल्यूमिनेसेंट केमिकल रिएक्शन इनसाइड देयर बॉडी, ठीक है। एक प्रोटीन होता है लूसीफेरिन उनकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड लूसीफरेज एंड द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। दिस ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो हमारे पास एक एमिशन ऑफ द विजिबल लाइट जो है वो शो करती है। तो ये पर्टिकुलर कंपाउंड का जब ऑक्सीडेशन होता है लूसीफेरिन का लूसीफेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में, तो एक बायोकेमिकल रिएक्शन जो है वो ऐसी होती है जिसके अंदर लाइट जो है वो एमिट होती है और इस पर्टिकुलर लाइट के एमिट होने से हमें वो जुगनू जो है वो जलता हुआ दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो ग्रेप्स जो है जो हैंग कर रहे थे प्लांट के ऊपर फर्मेंट नहीं करते हैं, क्योंकि यार खुद सोचो ग्रेप्स जब पौधे से लटके हुए हैं तो उसका न्यूट्रिशनल पूरा उसको जो भी एनर्जी चाहिए वो जिंदा रखने के लिए वो सारी की सारी रूट से जाइलम से फ्लोएम से सब कुछ जो है वो उसको मिलता जा रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसको हम लोग जो है वो तोड़ देते हैं, प्लक इन कर देते हैं, तो वो जो है वो फर्मेंट कर जाता है, क्योंकि प्लक इन जैसे ही हम करते हैं उसको हमने नेचुरल एक सिस्टम से जो है वो ब्रेक कर दिया। अब उसका जो इकोसिस्टम बिल्डअप हो रहा था, जहां से इकोसिस्टम नहीं उसका जो सिस्टम बिल्डअप हो रहा था जिसके अंदर जो है वो एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहा था, वो सिस्टम जो है वो खत्म हो जाता है, तो वो एक डिग्रेडेशन स्टेज के अंदर जो है वो एंटर कर जाता है। अब देखो व्हाई द हैंगिंग ग्रेप्स डू नॉट फर्मेंट, इसका रीजन क्या है। लिविंग प्लांट है, उसका अपना एक इम्यून सिस्टम है, वहां पे बहुत सारी एरोबिक कंडीशंस हैं और रिएक्शंस जो है वो टेक प्लेस कर रही हैं जो उसको जिंदा जो है वो रख रही है। जैसे ही हमने उसको प्लग किया उसके सेल्स जो है वो डाई करने शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके जो है एक ये यीस्ट विच इज नेचुरली एग्जिस्ट ऑन द ग्रेप स्किन जो है एंड एनारोबिक रिएक्शंस जो है वो टेक प्लेस करती हैं, जहां से फर्मेंटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें शुगर जो है वो कन्वर्ट हो रही है इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। मेन फंडा इसका ये है, जब ग्रेप लगा हुआ है तो उसको वो एक लिविंग प्लांट की कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। जैसे ही वो उसको हम लोग प्लग कर लेते हैं तो जो भी उसके सरफेस पे यीस्ट जो है वो प्रेजेंट होता है वो उसको खाना शुरू कर देता है, क्योंकि अब वो डेड रिमेन्स है प्लांट्स का,
अब वो जो है वो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू जो है वो डिग्रेडेशन कर रहा है, जिस डिग्रेडेशन के प्रोसेस में जो है वो एल्कोहल्स और शुगर का जो है वो फर्मेंटेशन होता है। और हम लोगों के पास जो है ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको क्लियर है, मैं ज़ूम करके चल रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम लोगों के पास क्या है, ये जो है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल और केमिकल चेंजेस, ठीक है। अब ये देखो, पहला तो इवेपोरेशन बोल दिया। इवेपोरेशन हमेशा और हमेशा जो है वो एक फिजिकल चेंज होगा, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ स्टेट चेंज जो है वो देखने को मिल रही है। बर्निंग ऑफ एलपीजी, बर्निंग ऑफ एलपीजी में क्या हो रहा है, कंबशन जो है वो टेक प्लेस कर रही है, क्योंकि किसी भी चीज को जलाने में हमारे पास देखोगे बर्निंग ऑफ एलपीजी से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, साथ में वाटर जो है वो बन रहा है, प्लस साथ में बहुत सारी एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन जो है वो होगी। आयरन की रॉड को हीट करना, तो आयरन ही रहता है, गर्म हो जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ये सिर्फ एक फिजिकल चेंज जो है वो हो रहा है। थोड़ा बहुत कलर के अंदर जो है वो चेंजेस हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मिल्क से जो है वो दही बन जाना, ये एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि इरिवर्सिबल है, ठीक है। ये दही के फॉर्मेशन में बहुत सारे नए प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, और ये रिएक्शन जो है वो एक इरिवर्सिबल वाली स्टेज में जो है वो रहती है। अब सब्लिमेशन होना मतलब सॉलिड अमोनियम क्लोराइड का गैसोस अमोनियम क्लोराइड में चेंज हो जाना, एक फिजिकल प्रोसेस जो है वो हम लोगों के पास होता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। यहाँ पे सारी की सारी एक्सप्लेनेशंस जो है वो मैंने दे रखी है, आप इसको जो है वो नोट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है, क्वेश्चन नंबर 31 पे हम लोग जो है वो आ रहे हैं। 31 क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या बोल रहा है, इसको पढ़ लो। ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ सम मेटल्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर मेड, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई दीज ऑब्जर्वेशंस आर सुटेबल रीजंस जो है वो क्यों हो रहे हैं। तो हमारे पास हमने कुछ रिएक्शंस मेटल्स के हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवा के देखे, और कुछ ऑब्जर्वेशंस जो है वो हम लोगों के पास हो रही हैं, वो क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, सब जो है वो आपको बताना है। इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए आप देखो, सबसे पहले सिल्वर मेटल डू नॉट शो एनी चेंज। तो आप ना एक चीज याद रखो, जो सिल्वर मेटल है ना, मैं ना रिएक्टिविटी सीरीज लिख रहा हूं यहाँ पे, पैसों का माल जीत ले। उसके बाद आता है हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, और साथ में हमारे पास आ जाता है यहाँ पे गोल्ड। ये पॉइंट जो है वो हमारा HCl वाला पॉइंट है, जो एसिड वाला पॉइंट है। जो तो मेटल इसके ऊपर लाई कर रहे हैं वो तो इसको हटा देंगे, जो इसके मेटल इसके नीचे लाई कर रहे हैं इसको कभी भी नहीं हटा सकते। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी टेक प्लेस करती है जब एक हाईली रिएक्टिव मेटल जो है वो एक कम रिएक्टिव वाले मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से हटा देता है, ठीक है। ये इसका फंडा है, सिंपल। सिल्वर ये रिएक्शन क्यों शो नहीं कर रहा है, क्योंकि सिल्वर रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे लाई करता है। सिल्वर जो है वो हम लोगों के पास एक लो रिएक्टिव एलिमेंट है, तो आप देखो ये डिस्प्लेस जो है वो नहीं कर सकता इस चीज को। द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर राइजेस व्हेन एल्यूमिनियम इज एडेड। एल्यूमिनियम देखो एक हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम जब भी रिएक्ट होगा तो हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करेगी एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन क्लोराइड की, जिसके अंदर एल्यूमिनियम का क्लोराइड फॉर्म होगा और साथ ही हमारे पास हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी, ठीक है। तो आपको मेन इसका ऑब्जर्वेशन का रीजन बताना है, तो यहाँ पे देखो HCl डाला, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो हो रही है, क्योंकि जब भी मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस के साथ साथ बहुत सारी एनर्जी भी जो है वो हम लोगों के पास इवॉल्व होती है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं ये दोनों पॉइंट्स जो है वो क्लियर है। रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल इज फाउंड टू बी हाईली एक्सप्लोसिव। सोडियम मेटल देखो बहुत ही हाई है, तो बहुत ज्यादा, ये जो ऊपर वाली सीरीज है ये मोस्ट रिएक्टिव है, ये हम लोगों के पास लीस्ट रिएक्टिव है, और जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं उसके अंदर रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है। तो सोडियम क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, जब भी HCl से रिएक्ट करेगा तो बहुत वायलेंटली जो है वो रिएक्ट करेगा, और काइंड ऑफ ऐसा हाइड्रोजन इतनी तेजी और इतनी हीट से रिलीज होगी कि वो एक हाई एक्सप्लोजिव वाली कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल कर जाएगा, ठीक है। सम बबल्स ऑफ गैस आर सीन व्हेन लेड रिएक्ट्स विद द एसिड। देखो लेड हाईली रिएक्टिव तो है लेकिन बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो रिएक्शन होती है लेकिन कुछ बबल्स जो हैं वो दिखते हैं, और ये नॉर्मली जो है वो रिएक्शन यूजुअली रहती है, ठीक है। मेन आपको इसके अंदर रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए जो मैंने अभी लिखी। उसके बाद जो है वो मैं लास्ट के दो, देखो सोडियम हाईली रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि सोडियम जो है वो बहुत विगरसली रिएक्ट करता है, और हाइड्रोजन जो रिलीज होती है वो एक एक्सप्लोजिव वाली
कैटेगरी में जो है वो फॉल करती है। लेड बिल्कुल ऊपर था हाइड्रोजन के, मैंने अभी समझाया। तो रिएक्शन बहुत स्लो होती है और जिस वजह से जो है ये थोड़ा बहुत जो है वो बबल्स देखने को मिलते हैं हाइड्रोजन गैस के। ठीक है, तो मैं जूम कर रहा हूँ, ये क्लियर है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर। तो 32 क्वेश्चन हम लोगों के पास जो है वो क्या बोल रहा है, इसको जो है वो अच्छे से रीड करो। तो यहाँ पे 32 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको देखो। अ सब्सटेंस एक्स, कोई सब्सटेंस है एक्स विच इज एन ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 2। तो क्वेश्चन नंबर 32 में जो है वो क्या लिखा हुआ है, अ सब्सटेंस एक्स विच इज एन ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। अब ये जो ग्रुप 2 एलिमेंट्स है ना, ये मैं आपको बता देता हूं। जो ग्रुप 1 है ना, उसके अंदर आता है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। ठीक है, सॉरी, लिथियम, सोडियम और हम लोगों के पास पोटाशियम। ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 क्या है, हमारे पास ना 118 एलिमेंट्स है टोटल पीरियोडिक टेबल के अंदर। टोटल नेचर के अंदर 118 एलिमेंट्स है। उनको ना एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो अरेंज किया हुआ और एक टेबल बनाया, सारे एलिमेंट्स को जो है वो अरेंज कर रखा है इस पर्टिकुलर तरीके से। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ग्रुप 1 के अंदर ये वाले एलिमेंट्स आते हैं और ग्रुप 2 के अंदर जो है वो हमारे पास आता है बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और कैल्शियम हो गया, जो आपको पता है और जानते हैं। ठीक है, अब यहां पे बोल रहा है एक सब्सटेंस एक्स है जो कि ऑक्साइड है किसका, ग्रुप 2 एलिमेंट्स का, और सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर जो है वो इस्तेमाल होता है। तो याद रखो सीमेंट इंडस्ट्री में ना कैल्शियम बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो यहां पे जिस पर्टिकुलर कंपाउंड की बात हो रही है ना, वो बेसिकली कैल्शियम के ऑक्साइड की बात हो रही है, जिसको हम लोग क्विक लाइम भी जो है वो बोल देते हैं। और ये एलिमेंट हमारे बोन्स में भी प्रेजेंट होता है। तो हमारी बोन्स जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस से मिलके जो है वो बनी होती है। तो यहां से क्लू मिलेगा आपको, और जिससे आपको जो है वो पहचानना है कि ये कौन से वाला एलिमेंट जो है वो होगा। तो यहाँ पे देखो 2 क्लू हैं, एक तो सीमेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है और दूसरा जो है वो बोन्स में प्रेजेंट है और ग्रुप 2 का ऑक्साइड है। तो याद रखो कैल्शियम का ऑक्साइड जो है वो ये होगा। जब इसको जो है वो ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर, इसको जब हमने किससे ट्रीट किया, वाटर से जो है वो ट्रीट किया, तो एक सॉल्यूशन जो है वो फॉर्म होता है। और जो कि हमारे पास यहाँ पे क्या कर रहा है, ये रिएक्शन आपको याद ही होनी चाहिए, स्लिकेड लाइन जो है वो ये बन रहा है और ये एक बेस होता है क्योंकि इसके अंदर OH प्रेजेंट है। और जो भी बेस होते हैं वो देखो क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस के अंदर जो है वो चेंज कर देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो लिटमस टेस्ट में ये बेसिक है, तो इसलिए इसने जो है वो इस तरह से रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर दिया। ये पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन जो है और ये आइडेंटिफिकेशन है। इस तरह के सवाल ना आप ऐसे ही लिखो, देखो आइडेंटिफाई कर लिया आपने, पहले आइडेंटिफाई क्यों किया, ये रीजनिंग दे दी, रिएक्शन दे दी, और लिटमस टेस्ट जो यहाँ पे दे रखा था वो भी हमने जो है वो यहाँ प्रेजेंट करके जो है वो दे दिया। इस तरीके से जो है वो ये क्वेश्चन को आपने आंसर करना है। ठीक है ना, नेक्स्ट है आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस जो है वो लिखनी है। ठीक है, इसमें मैं आपकी हेल्प जो है वो कर रहा हूं। सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे क्लासिफाई भी जो है वो करना है। लेड एसीटेट सॉल्यूशन, लेड एसीटेट यहाँ पे ना मेन तो कंपाउंड ही है, अगर बन गया ये एसीटेट है और ये लेड है, तो ये लेड का एसीटेट है क्योंकि लेड की वैलेंसी 2 होती है और एसीटेट की नेगेटिव होती है। तो याद रखो ये जो कंपाउंड है ना हमारे पास, ये जो आयन है COO नेगेटिव, ये बेसिकली एसीटेट आयन है। ठीक है ना, और लेड यूजुअली जो है वो 2 पॉजिटिव वाले आयनिक फॉर्म के अंदर जो है वो कैटायन जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, इसको हमने जो है वो ट्रीटेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हमने किसके साथ ट्रीट किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो है वो ट्रीट किया, एंड फॉर्म्स लेड क्लोराइड। और इसने जो है वो किस चीज का फॉर्मेशन करा, लेड क्लोराइड का फॉर्मेशन करा एंड एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। और इसने साथ ही हमारे पास किस चीज का फॉर्मेशन करा, एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन का फॉर्मेशन जो है वो करा। अब यहाँ पे देखो ये 2 हैं टोटल, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमने 2 कर दिए। अब यहाँ पे क्लोरीन 2 है तो यहाँ पे 2 कर दिया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, लेड 1 है 2 क्लोरीन है, लेड एसीटेट यहाँ पे 2 है तो वहां पे भी 2 है, 2 हाइड्रोजन, उसके साथ H जो है वो लग गया, तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो है वो हो जाएगी। ठीक है ना, उसके बाद क्या है, अ पीस ऑफ सोडियम मेटल इज एडेड टू, यहाँ पे क्या है, सोडियम मेटल के पीस को हमने C2H5OH के अंदर जो है वो ऐड किया। अब यहाँ पे ना सोडियम इथॉक्साइड जो है वो फॉर्म होता है C2H5ONa, और साथ ही हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर। ठीक है ना, अगर आप यहाँ पे देखो ना तो हाफ हाइड्रोजन जो है
वो रिलीज हो रही है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो सोडियम एक है, C2H5O C2H5O Na आ गया, हाइड्रोजन हाफ H2 आ गया। अब बैलेंस करने के लिए इसको सारी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 सोडियम प्लस 2 C2H5OH gives C2H5ONA प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो ये रिलीज हो रही है। तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है वो हो जाएगी। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ ये जो है वो क्लियर है। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग जो है वो आगे बात करते हैं इसके अंदर थर्ड वाली रिएक्शन की। ठीक है, ये दोनों रिएक्शंस देख लो हमारे पास। हाँ, एक चीज और है, इसको एक चीज और यहाँ पे देखनी है। तो यहाँ पे देखो क्लोरीन ने इसको रिप्लेस किया, इसने इसको रिप्लेस किया, तो कौन सी रिएक्शन होगी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। अब इसमें देखो हाइड्रोजन को हटा के सोडियम खुद बैठ गया आगे, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो हम लोगों के पास होगी। ठीक है ना, अब थर्ड रिएक्शन जो है वो हम लोग देखते हैं। थर्ड रिएक्शन के अंदर जो है वो क्या हो रहा है, आयरन का 3 वाला जो ऑक्साइड है, 3 वाला ऑक्साइड आयरन का जो फॉर्मूला रहता है Fe2O3 है, इज हीटेड विद, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीट करके सॉलिड आयरन जो है वो बन रहा है, और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फॉर्म हो रही है। ठीक है, अब ये रिएक्शन ना रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसे? अब खुद देखो, आयरन का यहाँ पे ऑक्सीजन लूज हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीजन गेन हो रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो टाइप तो जो है वो हमारे पास रेडॉक्स जो है वो होगी। ठीक है, अब बैलेंसिंग की बात करूं तो यहाँ पे 2 है इस पर्टिकुलर जगह पे, और यहाँ पे एक ही है तो यहाँ 2 लगा दिए मैंने। ठीक है, उसके बाद यहाँ ऑक्सीजन चेक करो लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे 4 है, इधर जो है वो 2 कर दिया मैंने। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बैलेंसिंग जो है वो थोड़ी सी बिगड़ गई, क्योंकि यहाँ पे 2 करते ही जो है वो हमारे पास इसको भी 2 जो है वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से जो है मैं इसको प्रॉपरली जो है वो बैलेंस कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे दोबारा से लिख रहा हूँ, एक बार देखना जरा। Fe2O3 प्लस CO gives Fe प्लस CO2, यही बन रहा है ना सारा सॉलिड, और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज हमारे पास हो रही है। ठीक है ना, अब यहाँ पे अगर आप देखो थोड़ा सा ध्यान से, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है। ठीक है, इस पर 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, और यहाँ पे कितनी है? 4 है। तो इसको करने के लिए मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। ठीक है ना, अब इसको करने से पंगा पता क्या, और पहले आयरन को बैलेंस कर लेते हैं। आयरन 2 जो है वो हो गया हमारे पास। ठीक है, आयरन 2 थे तो आयरन हमने जो है वो यूजुअली यहाँ पे 2 जो है वो लिखती है। ठीक है ना, उसके बाद देखो कार्बन 1 है, यहाँ पे Fe2O3 है, और यहाँ पे क्या है? O सिंगल O है जो हमारे पास है। ठीक है, आप इसको अगर देखो थोड़ा सा ध्यान से, तो हमें इसको इस तरीके से जो है, अगर मैं यहाँ पे 3 कार्बन यहाँ कर दूं इस पर्टिकुलर जगह पे 3, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 3 और 3 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे, और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, सिंपल हो गया ये वाला। ठीक है, आप देखो थोड़ा सा ध्यान से, तो 3 कार्बन मोनोऑक्साइड, थोड़ा सोचना पड़ता है इनके अंदर जो है, बाकी मैं इसको एक बार नीचे से जो है वो यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। तो इस पर्टिकुलर जगह पे अगर आप, तो इस पर्टिकुलर जगह पे अगर आप इसको देखो तो Fe2O3 3CO ये बन गया, और ये एक रेडॉक्स रिएक्शन वाली कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल करेगा। उसके बाद नेक्स्ट वाली रिएक्शन जो है वो हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट वाली लास्ट वाली रिएक्शन हम लोगों के पास क्या थी? हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सॉलिड सल्फर और वाटर जो है वो बना रही है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, देखो, तो हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सॉलिड सल्फर और वाटर जो है वो बना रही है। ठीक है, अब इसकी बैलेंसिंग थोड़ी सी जो है वो आप अंडरस्टैंड करो, तो आप देखोगे कि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो इसको 2 तो करना ही पड़ेगा ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए। ठीक है ना, अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, वहां पे भी ये लो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। सल्फर कितना है यहाँ पे? 2, ये लो 2, सारा बैलेंस हो गया। तो 2 2 2 लगाया, सब बैलेंस कर डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग टेकअप कर रहे हैं, और ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे ऑक्सीजन को दे रही है। ठीक है ना, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों जो है वो रिएक्शंस यहाँ पे टेक प्लेस कर रही है। ठीक है ना, उसके बाद
नेक्स्ट देखो, सिल्वर क्लोराइड को डार्क रूम में क्यों जो है वो स्टोर करना चाहिए। इस तरह का सवाल कोई भी आता है ना कि ये डार्क रूम में क्यों होना चाहिए, ये लाइट रूम में क्यों होना चाहिए। ठीक है, डार्क रूम में किस लिए होना चाहिए, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड डार्क के साथ जो है वो रिएक्ट कर जाता है। और इसकी केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, देखो AgCl एक फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन करता है और ये Ag में चेंज हो जाता है और साथ ही हमारे पास क्लोरीन में जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो एक फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डार्क बॉटल्स क्या करती हैं, इस सप्लाई ऑफ लाइट को जो है वो कट कर देती हैं, जिससे ये पर्टिकुलर रिएक्शन नहीं हो पाती। नहीं तो खुद सोचो ना यार, सिल्वर क्लोराइड हमने स्टोर करके बाहर लाइट में रख दिया और लाइट से जो है वो अंदर बोतल के अंदर सिल्वर क्लोराइड जो हमने सामान स्टोर किया था वही चेंज हो गया। वो किसके अंदर चेंज हो गया, सिल्वर अलग हो गया और क्लोरीन जो है वो अलग हो गया, तो वो एक इशू जो है वो क्रिएट हो जाता। तो इसलिए इसको जो है वो हमेशा इस वाली बॉटल में ही स्टोर करना चाहिए, जो डार्क बॉटल्स जो है वो रहती हैं, ताकि लाइट जो है वो पेनिट्रेट ना कर पाए। अब आपको इस रिएक्शन को जो है वो बैलेंस करना है और इस टाइप को जो है वो बताना। पहले ना हम टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं सारी, फिर हम लोग जो है वो बैलेंसिंग के अंदर जो है वो चलेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो दो अलग अलग कंपाउंड्स जो है वो मिलके एक ही बना रहे हैं, तो ये एक काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो हो गया। ठीक है ना, इसको हीट किया तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया, या इसको हम लोग बोल सकते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। क्यों, क्योंकि इसको हीट करके ब्रेक किया जा रहा है। ठीक है ना, अब यहाँ पे भी देखो दो अलग अलग कंपाउंड्स जुड़ के एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये भी हमारे पास कौन से वाली कैटेगरी होगी, कॉम्बिनेशन वाली कैटेगरी होगी। ये भी कॉम्बिनेशन वाली कैटेगरी होगी, ये हम लोगों के पास डीकॉम्पोजिशन वाली कैटेगरी जो है वो होगी। अब यहाँ पे देखो मैग्नीशियम टाइटेनियम को हटा के खुद लग रहा है उसकी जगह, तो ये कौन सी वाली रिएक्शन होगी, एक डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर देखो ये एक और दूसरा कंपाउंड मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये भी हमारे पास कौन से वाली कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल करेगा, कॉम्बिनेशन वाली कैटेगरी में फॉल करेगा। और ये हमारे पास क्या होगी, डीकॉम्पोजिशन होगी। क्यों, क्योंकि ये टूट के इसमें जो है वो चेंज हो रहा है, तो ये डीकॉम्पोजिशन जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगी। तो टाइप तो हम लोगों ने जो है वो समझ ली, अब हम बैलेंसिंग जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, बैलेंसिंग मैं ही करके दिखाता हूं आपको यहाँ पे। इसको देखो, ये पहले वाला तो बैलेंस्ड ही है क्योंकि मैग्नीशियम एक है, यहाँ पे मैग्नीशियम MgCl2 ये बिल्कुल बैलेंस्ड है। यहाँ पे देखो दो ऑक्सीजन थे, तो दो ऑक्सीजन को यहाँ बैलेंस किया और दो मरकरी हो गए, तो यहाँ पे दो, ये भी बैलेंस्ड हो गया। अब यहाँ पे देख लो तो बहुत सिंपल है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 2 सोडियम थे, तो यहाँ पे 2 बैलेंस हो गया ये वाला। अब यहाँ पे देखो 4 क्लोरीन है, यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 क्लोरीन हो गए। टाइटेनियम ठीक है, और यहाँ पे पंगा किस पे हुआ, मैग्नीशियम पे, एक था यहाँ बराबर हो गया, देखो यहाँ पे। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ भी चेंजेस की जरूरत नहीं है क्योंकि कैल्शियम एक है, सिलिकॉन एक है, ऑक्सीजन 3 है, ठीक है, डन है। उसके बाद यहाँ पे देखो वाटर का, अब यहाँ पे देखो आइडियली क्या करो ना, इस तरह के कंपाउंड में ना हाफ लिख दो, नहीं तो कई बार बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। अब देखो बैलेंस हो गया, ठीक है, लेकिन जो कि बैलेंस्ड नहीं है देखने में एक्चुअल में, तो अब क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे इजी हो जाता है करना। हाफ O2 कर दिया आपने, हाफ H2O2, 2 से मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो यहाँ पे क्या बना, 2H2O, और साथ में क्या बन गया, ऑक्सीजन बन गया। और ये एक बैलेंस्ड कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल कर रहा है। तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ, ये सारी बैलेंसिंग जो है वो आपको क्लियर है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट जो है वो आप ले लो, सारा का सारा फंडा जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 हम लोगों के पास जो है वो क्या बोल रहा है, तो आप इसमें यहाँ पे चेक करो, मैग्नीशियम रिबन जो है वो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम जो है वो रिलीज करता है एंड चेंजेस इनटू अ व्हाइट सब्सटेंस कॉल्ड एक्स। तो ये मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ये मैग्नीशियम रिबन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न किया और यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है, 2MgO जो है वो हम फॉर्म कर रहे हैं। ये एक कंपाउंड X है जो कि व्हाइट कलर का कंपाउंड है, जो कि फॉर्म होता है जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं और बहुत ज्यादा तेज लाइट जो है वो तीखी तेज लाइट डेजलिंग फ्लेम जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहा है कि अगर मैग्नीशियम रिबन को हम नाइट्रोजन की प्रेजेंस में बर्न करें तो ये कंपाउंड बनेगा Mg3N2। अब ये क्यों बनेगा, क्योंकि देखो मैग्नीशियम नाइट्रोजन, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, इसका 3 क्रॉस कर दो तो Mg3N2 जो है वो फॉर्म होगा। ये हमारे पास कंपाउंड जो है वो Y है। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला हमने जो है वो लिख दिया और राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे 3Mg जो है वो हो गया, ऊपर हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख ही दी है। तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो आपको क्लियर है। अब यहाँ पे इसका आंसर जो है वो आप देख लो, तो यहाँ पे MgO हो गया और ये हो गया और इसकी
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और व्हेन X इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, सॉरी X को जब मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो अब ऑब्वियसली जैसे कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ऐसी मैग्नीशियम ऑक्साइड भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन जो है वो करेगा। तो MgO को जब पानी में डालेंगे तो हमारे पास किस चीज का फॉर्मेशन होगा, MgOH ट्वाइस का फॉर्मेशन जो है वो होगा। वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इनकी नहीं पूछी हुई थी, वाटर के साथ रिएक्शन की जो है वो पूछी हुई थी। मैं जूम करके चल रहा हूँ बेटा जी, ये जो है वो क्लियर है, ठीक है ना। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जो है वो मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसको देख लो। जिंक लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हाइल कॉपर डज नॉट। बहुत आसान है बेटा जी, हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज में चेक करो, जिंक जो है वो ऊपर लाई करता है, कॉपर जो है वो नीचे लाई करता है। हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है कॉपर, तो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है तो कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा एसिड के अंदर, जबकि जिंक बहुत ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक इजीली जो है वो हाइड्रोजन को हटा के कॉपर के साथ जो है हाइड्रोजन को हटा के हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो है वो रिएक्ट कर जाएगा और जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करेगा। कॉपर बिलो है रिएक्टिविटी सीरीज में, लेस रिएक्टिव है, जिसकी वजह से वो रिएक्ट नहीं करेगा। मैं जूम करके चल रहा हूं, ये जो है वो क्लियर है। सारा आंसर रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर है। जिंक ऊपर है तो रिएक्ट करेगा, कॉपर नीचे है तो रिएक्ट नहीं करेगा। मैं जूम करके चल रहा हूं, ये जो है वो क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिल्वर आर्टिकल्स जो है अगर थोड़ी देर बाहर पड़े रहें तो ये जो है वो ब्लैक हो जाते हैं। आपने देखा होगा चांदी जो है वो काली पड़ जाती है। द आर्टिकल्स व्हेन रब्ड विद टूथपेस्ट आर अगेन शाइनिंग। जो टूथपेस्ट से अगर इसको बर्न किया जाए तो ये फिर से जो है वो शाइन करने लगते हैं। सिल्वर के आर्टिकल्स जो है वो क्यों जो है वो ये ना सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि कोरोजन जो है वो करता है। ठीक है, मैंने समझाता हूं आपको। ये एक प्रक्रिया है सिल्वर की जिसको हम लोग टार्निशिंग बोलते हैं। सिल्वर रिएक्ट करता है किसके साथ, सल्फर कंपाउंड के साथ, जैसे H2S हो गया, तो ये कंपाउंड किसका फॉर्मेशन जो है वो करता है, सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन करता है। और ये जो सिल्वर सल्फाइड होता है ना, ये कंपैरेटिवली थोड़ा डार्कर कॉम्प्लेक्शंस में रहता है, डार्क साइड पे जो है वो रहता है, और चांदी जो है वो बिल्कुल ब्लैक पड़ जाती है। तो Ag2S जो है वो कंपाउंड का फॉर्मेशन जो है वो है। और उसके बाद ब्लैक कलर का सब्सटेंस कैसे फॉर्म हो रहा है, ये केमिकल रिएक्शन है। AgH2S के साथ रिएक्ट करके Ag2S और हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। और देखो इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो क्या क्या आंसर हमने देना था। ब्लैक कलर का कंपाउंड कौन सा है, क्यों टार्निश जो है वो कर रहे हैं, और इस फिनोमिना को जो है वो क्या बोलते हैं। तो ये सारी चीजें, फिनोमिना क्या था, क्यों टार्निश कर रहा है, और क्या जो है वो केमिकल रिएक्शन हो रही है, मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 38 जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑन हीटिंग कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं। हमारे पास एनसीईआरटी में ना लेड नाइट्रेट की रिएक्शन है, PbNO3 ट्वाइस को जो है वो हम लोग हीट कर रहे हैं। तो जब इसको हीट करेंगे ना तो सेम ही कंपाउंड बनाएगा। लेड का ऑक्साइड बनता है यहाँ पे कॉपर का ऑक्साइड, NO2 प्लस O2। तो यहाँ पे जो है वो जो NO2 गैस है ना, ये गैस जो है वो एक ब्राउन कलर की गैस जो है वो हमारे पास रहती है। तो ये याद रखो, जैसे लेड नाइट्रेट की रिएक्शन है वैसी कॉपर नाइट्रेट की रिएक्शन है, जो कि कॉपर ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन का फॉर्मेशन जो है वो करता है। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। यहाँ पे 2 और 2 जो है वो आ जाएंगे। गैस कौन सी आइडेंटिफाई कर रहे हो आप, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्राउन कलर की गैस है। कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है, थर्मल डीकॉम्पोजिशन टाइप ऑफ रिएक्शन है। और ये गैस क्योंकि नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ये देखो नॉन मेटल है, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जो है ना वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। एसिडिक इन नेचर होंगे तो इसका पीएच जो है वो लेस देन 7 हमारे पास होगा। ठीक है, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड, जैसे भी इसको पानी में डाल दो, इसको पानी में डालोगे तो नाइट्रिक एसिड्स के फॉर्मेशंस जो हैं वो हमारे पास होंगे। तो जब भी नाइट्रिक एसिड्स टाइप के फॉर्मेशन होंगे तो एसिड का फॉर्मेशन, तो पीएच जो है वो 7 से कम ही होगा। ठीक है, एक बार इसका प्रॉपर आंसर जो है वो आप यहाँ पे देख लो। ये पहली रिएक्शन होगी इसकी। ठीक है, उसके बाद आप चेक करो ब्राउन फ्यूम्स जो है वो किसके हैं, ब्राउन फ्यूम्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के हैं। थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन इसको हम लोग बोलते हैं। और नाइट्रोजन नॉन मेटल का ऑक्साइड्स है जो लेस देन 7 जो है वो पीएच हमारे पास फॉर्म करेगा। मैं ज्यूम कर रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। गिव द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर, अब ये हमने जो है वो देना है। अब इसको कैसे जो है
वो टेस्ट करेंगे ये लाइम वाटर के अंदर से। जो अगर आप पास करो तो लाइम वाटर जो है ना वो हमारे पास क्या है, CaOH ट्वाइस है। इसके अंदर से अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड पास कर रहा हूं तो लाइम वाटर के अंदर ना CaCO3 जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब ये जो है वो व्हाइट कलर का कंपाउंड है, ठीक है ना। तो लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाता है। तो इसके मिल्की होने से ही हमें क्या पता चल रहा है, इसके मिल्की होने से हमें ये पता चल रहा है कि इसके अंदर जो है वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पास हुई है। तो ये इसका टेस्ट है। इसका जो है ना मेन स्मेल वाला टेस्ट है। इसकी सड़े हुए अंडे की स्मेल जो है वो आती है, बहुत ही पंजेंट कैरेक्टरिस्टिक स्मेल जो है वो इसकी हमारे पास यूजुअली रहती है, ठीक है। ऑक्सीजन अगर आप माचिस जला के देखो तो अगर तो सपोर्ट कर रही है तो ऑक्सीजन गैस है ही है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास क्या प्रोड्यूस करती है, एक पॉपअप साउंड जो है वो प्रोड्यूस करती है अगर बर्निंग मैच स्टिक जो है वो इसके सामने लेके, मतलब कहीं से हाइड्रोजन रिलीज हो रही हो, आपने जो है लाइटर ले गए वहां पे, तो पॉपअप साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका कैसे आंसर करना है मैं यहाँ पे सारा जो है वो आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देख लो। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड का पंजेंट स्मेल है, और ये मैं केमिकल रिएक्शन इसकी बताता हूँ। ये बर्निंग स्प्लिंटर ले जाओ और एकदम से जो है वो बहुत तेजी से जो है वो आग जो है वो लग जाएगी, तो ये ऑक्सीजन सपोर्टर है कंबशन का। उसके बाद हाइड्रोजन जो है वो क्या करो, पॉपअप साउंड जो है, पॉप साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है, तो ये जो है वो हमारे पास रहता है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड पंजेंट लिख सकते हो। केमिकल टेस्ट ये वाला जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है ना कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ ले जाओ तो ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये रिएक्शन जो है वो किस तरह से हो रही है। तो K2Cr2O7 जो है ना वो हमारे पास क्या है, ऑरेंज कलर का है, ठीक है ना। ऑरेंज कलर का ये जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, और ये हमारे पास ग्रीन कलर में जो है वो चेंज हो जाता है। आपको इसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप इसको लीव कर सकते हो। जस्ट मैंने एक एग्जांपल के तौर पे केमिकल टेस्ट जो है वो बता दिया, ठीक है। बर्निंग मैच जो है वो ऑक्सीजन का सपोर्टर है, हाइड्रोजन पॉप साउंड जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो मैं ज्यूम कर रहा हूँ ये जो है वो क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जिंक मेटल को जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होगा। देखो जिंक मेटल को जब हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, रिएक्टिविटी सीरीज चेक करो, कॉपर के ऊपर लाई कर रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, जिंक का सल्फेट बनेगा और साथ में जो है वो कॉपर बन जाएगा, ठीक है। एल्यूमिनियम मेटल को जो है वो हम लोग किसके साथ ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ऐड कर रहे हैं। ये एल्यूमिनियम का क्लोराइड बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि मेटल और एसिड मिलके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन जो है वो करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सिल्वर मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट, तो सिल्वर मेटल है, इसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला। अब ध्यान से देखोगे तो सिल्वर जो है ना वो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे लाई कर रहा है कॉपर की, इसका मतलब सिल्वर कम रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है तो सिल्वर इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज जो है वो इसके अंदर आपको जाननी है। बाकी यहाँ पे देख लो सारा का सारा जो है मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। तो जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया, ये पर्टिकुलर रिएक्शन होगी, और यहाँ पे इसकी बैलेंसिंग किस तरह से जो है वो करनी है वो आप देख लो। यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, AlCl3 बन रहा है, और हाइड्रोजन गैस है, कॉपर लेस रिएक्टिव होने की वजह से रिएक्ट नहीं करेगा, सिल्वर कोई भी रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 42। इसमें क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स आर ट्रीटेड विद, जिंक को जब H2SO4 से ट्रीट कर रहे हैं, मैंने ना सारी रिएक्शन यहाँ पे लिख रखी है, जिंक इनसे रिएक्ट कर रहा है तो क्या क्या हो रहा है वो मैं यहाँ पे जो है वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सारी रिएक्शन जो है वो मैंने यहाँ लिखी हुई है। सबसे पहले इसने पूछा कि जिंक अगर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो क्या हो रहा है। तो देखो जिंक मेटल है, मेटल और एसिड मिलके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन जो है वो होगा। रिएक्शंस आपको बहुत हद तक याद करनी पड़ेंगी, थोड़ा लॉजिक आप लगा सकते हो, फिर भी याद कर लेंगे तो बेटर रहेगा। HCl भी एसिड है, जिंक और HCl सॉल्ट जो है वो फॉर्म करेंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी, ठीक है। नाइट्रिक एसिड भी एक एसिड है, जिंक जो है, लेकिन नाइट्रिक एसिड एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से जो हाइड्रोजन नहीं रिलीज होती इसके अंदर वो वाटर में जो है वो ऑक्सीडाइज कर जाती है, ठीक है। तो इसकी केमिकल रिएक्शन एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, बट स्टिल आप यहां से जो है वो देख के लिख सकते हो कि जिंक ने नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करा, जिंक का नाइट्रेट बना, साथ में वाटर का फॉर्मेशन हुआ, साथ में N2O जो है
वो यहाँ पे बन रहा है। कुछ जगह पे NO2 भी बनता है अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमने नाइट्रिक एसिड जो है वो लिया है या डाइल्यूट लिया है, उसके ऊपर रिएक्शन डिपेंड करती है। ये कभी 12th के सिलेबस में हुआ करता था पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, अभी इन्होंने जो है वो वहां से भी हटा दिया। ये रिएक्शन जो है वो आप टिपिकली बस इसमें ये मेंशन कर देना कि जिंक का नाइट्रेट तो बनना ही है, साथ में वाटर बनना है। ये आप नहीं भी लिखते हो तो गलत नहीं करना चाहिए बोर्ड वालों को, क्योंकि ऐसा चीज एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, ठीक है। बट इन्होंने एग्जाम्पलर में जो है वो पूछा हुआ, बाकी आप लिख दोगे तो ये बहुत ही सही हो जाएगा कि आपको ये सब चीजें पता है कि क्या जो है वो बन रहा है। देखो उसके बाद जिंक NaCl के साथ बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता, सॉल्ट के साथ जिंक का कोई भी रिएक्शन जो है वो नहीं होगा, ये चीज आपको अंडरस्टैंड जो है वो करनी है। उसके बाद देखो NaOH के साथ ये जो है वो रिएक्शन हो रही है, जिंक और NaOH मिलके Na2ZnO2 और H2 का फॉर्मेशन जो है वो कर रहे हैं। बहुत ही कम ऐसे मेटल्स हैं जो डायरेक्टली बेस NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं। एक एल्यूमिनियम की रिएक्शन हमारे पास एनसीईआरटी में है, एक जिंक की रिएक्शन है जो Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट इसको बोलते हैं, और साथ में हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन जो है वो ये कर रहा है। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये भी रिएक्शन जो है वो आपको क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पे देखना जरा क्या बोल रहा है, ऑन एडिंग अ ड्रॉप ऑफ बेरियम क्लोराइड, कहीं पे हमने बेरियम क्लोराइड की ड्रॉप डाली किसके अंदर, टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फाइड। यहां पे देखो सोडियम सल्फाइट है तो सल्फाइट SO3 होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड, तो ये क्या व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, BaSO3। एनसीईआरटी में ना Na2SO4 है, सल्फेट है, बस ये रिएक्शन सेम तरीके से ही हो रही है, और साथ में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये वाली, NaCl का फॉर्मेशन होगा। बैलेंसिंग भी जो है वो मैं यहाँ पे मैंने कर दी, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट जो है वो फॉर्म होगा। तो राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसका दूसरा नाम क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी इसको जो है वो हम लोग बोल देते हैं। और इसके अंदर अब यहाँ पे ये आई होप आपने नोट कर लिया। उसके बाद देखो ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो रही है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट ये है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। उसके बाद बोल रहा है कि ऑन एडिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द रिएक्शन मिक्सचर द व्हाइट प्रेसिपिटेट डिसअपीयर्स बाय, व्हाइट प्रेसिपिटेट रिएक्ट कर जाता है। सिंपल सी बात है, देखो बेरियम का जो सल्फाइट है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके बेरियम का क्लोराइड वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन जो है वो करता है। ये रिएक्शन आपको लर्न करनी पड़ेगी। कुछ कुछ ऐसी रिएक्शन है जो एनसीईआरटीज में नहीं गिवन है, लेकिन इन्होंने सवाल जो है वो पूछे हुए हैं, और यहां पे बस इसने वाई पूछा, केमिकल रिएक्शन नहीं पूछी। तो आप सिंपली इससे लिख सकते हो कि बेरियम सल्फाइड रिएक्ट कर गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जिसकी वजह से एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया और प्रेसिपिटेट्स जो है वो लूज हो गए। अब वो कौन सा नया कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा वो केमिकल रिएक्शन मैंने यहां पे लिख दिया। बेरियम का सल्फाइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके बेरियम क्लोराइड बना रहा है, वाटर बना रहा है, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, मुझे लगता है शायद, ठीक है ना, हाँ लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। और फाइनली बहुत दिन से मैं सोच रहा था इस चैप्टर को जो है वो करना है, ठीक है। और एक चीज और है, बहुत सारे बच्चे जो हम लोगों को देखते हैं तो हमारी वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे नोट्स जो हैं और सैंपल पेपर्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं dickipub.com जो है, और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो इसका लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके जो है वो आप देख सकते हैं। वैसे मेरे को पसंद नहीं है बहुत ज्यादा अपसेलिंग करना चीजों की, और मैं थोड़ा अवॉइड ही करता हूँ, बट स्टिल हमने किया हुआ है काम, तो आपकी मर्जी है, ठीक है। खरीदने के लिए मैं नहीं बोल रहा, अगर आपके पास किंडल अनलिमिटेड है तो वो आप फ्री में रीड कर सकते हैं, नहीं तो छोटी छोटी हैं 40-50 रुपए की जो है वो पूरे सिलेबस की बुक्स हैं जो आप देख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद हम नए लास्ट क्वेश्चन पे जो है वो आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 हमारे पास जो है वो क्या बोल रहा है, इसको अंडरस्टैंड करना। यू आर प्रोवाइडेड विद 2 कंटेनर्स, एक कॉपर से है एक एल्यूमिनियम से है, और उसके अंदर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, जिंक क्लोराइड और वाटर जो है वो पड़े हैं। किस किस कंटेनर में क्या क्या जो है वो स्टोर कर सकते हो, ये मैं जगह बना के जो है वो बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर आपको ये चीज समझ में आ गई कि एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन और कॉपर है, ठीक है ना। HCl को मैं कॉपर के कंटेनर, सबसे पहले ना हम कॉपर के प्रोस्पेक्टिव में देख लेते हैं चीजों को, ठीक है। और जिंक भी जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर ही जो है वो लाई कर रहा है, तो पहले कॉपर वाले अंडरस्टैंड करते हैं। कॉपर के कंटेनर में मैंने HCl डाल दिया, तो आप ये देखो कॉपर का कंटेनर है, मैंने HCl डाल दिया। अब ये देखो कॉपर इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे लाई करता है, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो सेफ है बिल्कुल कॉपर कंटेनर में HCl को रखना, ठीक है। दूसरा डाइल्यूट HNO3 डाल दिया, सेम काम, नाइट्रिक एसिड है
तो यहाँ पे अगर कॉपर को मैं HNO3 के आगे भी प्लेस कर दूं, एक्चुअली ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो है ना वो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है और देखने में यही लग रहा है कि कॉपर नाइट्रिक एसिड को जो है वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में जो है वो क्या कर रहा है, हमारे पास नीचे जो है वो लाई कर रहा है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन जो है वो बच्चों को क्रिएट हो जाता है। एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो कॉपर नाइट्रेट और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर NO और वाटर का फॉर्मेशन जो है वो होता है, तो ये सेफ नहीं है। नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के साथ साथ जो है वो कॉपर से रिएक्ट कर जाता है, काइंड ऑफ एक्सेप्शन है, तो ये सेफ नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं होगी एक्चुअल में देखा जाए तो, ठीक है ना। उसके बाद जिंक क्लोराइड के अंदर जो है वो कॉपर के अंदर रखना जो है वो सेफ है, क्योंकि कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे लाई करता है, तो यस सेफ है। वाटर के अंदर रखना सेफ है कॉपर को, यस वाटर से जो है वो कम रिएक्टिव है, तो वाटर के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा, तो बिल्कुल सेफर कैटेगरी के अंदर जो है ये फॉल कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डाइल्यूट HCl को, HCl एल्यूमिनियम जो है वो ऊपर लाई कर रहा है। अब ऑब्वियसली जब HCl के साथ एल्यूमिनियम का रिएक्शन डालोगे, एल्यूमिनियम कंटेनर के अंदर डालोगे, तो इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो बिल्कुल सेफ नहीं है ये भी। इसके साथ भी रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि अगर कॉपर रिएक्ट कर रहा है, एल्यूमिनियम तो ज्यादा रिएक्टिव है, तो एल्यूमिनियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन करेगा, तो यहाँ पे भी जो है वो सेफ नहीं है, रिएक्ट हो जाएगा और एल्यूमिनियम नाइट्रिक एसिड के साथ जो है वो रिएक्ट कर जाता है। जिंक को अगर आप देखो तो जिंक जो है वो एल्यूमिनियम से अपना इसको कैसे करते हैं हम लोग, पैसों का माल जीत ले। जिंक जो है वो एल्यूमिनियम से कम रिएक्टिव है, ठीक है ना। अब जिंक एल्यूमिनियम से कम रिएक्टिव है और जिस वजह से हमारे पास क्या होगा कि अगर जिंक क्लोराइड के अंदर मैं एल्यूमिनियम डाल दूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, एल्यूमिनियम जिंक को डिस्प्लेस कर देगा और ये एल्यूमिनियम का क्लोराइड का फॉर्मेशन जो है वो कर देगा, ठीक है ना। और वाटर जिंक क्लोराइड को एल्यूमिनियम कंटेनर में मैं स्टोर कर सकता हूं, नहीं, रिएक्शन जो है वो हो जाएगी, तो ये डिस्प्लेस जो है वो कर देगा, ठीक है। तो ये भी नो आंसर जो है वो इसका होगा, क्योंकि जिंक जो है वो एल्यूमिनियम जो है वो जिंक से ज्यादा रिएक्टिव आता है, ऊपर आता है, तो हटा देगा इसको, ठीक है। वाटर के अंदर जो है, वाटर को मैं एल्यूमिनियम के कंटेनर में जो है वो स्टोर कर सकता हूँ, यही सवाल है ना। तो वाटर जो है वो एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्ट करता तो है, लेकिन एल्यूमिनियम के ऊपर ना थोड़ा इनर्ट हो जाता है वाटर को लेके, ठीक है। एल्यूमिनियम के ऊपर यूजुअली एक लेयर आ जाती है जो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की लेयर होती है, तो रिएक्ट नहीं करता। अगर आइडियली रिएक्शन के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो हाँ वो रिएक्शन होनी चाहिए, लेकिन लेयर आने की वजह से वो रिएक्शन नहीं होती है। मैंने ना ये सारा डिटेल बाय डिटेल जो है वो यहाँ पे एक एक करके लिखा हुआ है। पहले कॉपर का डिस्कशन जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉपर नाइट्रिक HCl के साथ जो है वो कोई स्टोर कर सकते हैं, कोई रिएक्शन नहीं हो रही, क्योंकि कॉपर नीचे लाई करता है, ये मैंने बता दिया। नाइट्रिक एसिड के साथ जो है वो केमिकल रिएक्शन हो जाती है कॉपर की, ठीक है। जिंक के अंदर जो है वो स्टोर कर सकते हैं, वाटर वाला जो है वो केस बता दिया, इसमें कोई भी कंफ्यूजन जो है वो नहीं है, ठीक है ना। एल्यूमिनियम का जो फंडा है ना, यहाँ पे क्या है कि अगर तो हम लोग कोल्ड वाटर की बात करें तो जो ऑक्साइड की लेयर है ना वो हेल्प करती है इसको, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा गर्म पानी है तो वो रिएक्ट कर जाता है कोल्डर वाटर के साथ, जो है वो सर्टेन रिएक्शन नहीं हो रही। तो कोल्ड वाटर है तो स्टोर कर सकते हैं, बहुत ज्यादा गर्म पानी एल्यूमिनियम कंटेनर के साथ जो है वो रिएक्ट कर जाएगा और चीजें जो है वो खराब हो जाएंगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स के फॉर्मेशन जो है वो हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ बेटा जी, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको क्लियर है। एक बार मैं इसका ना स्क्रीनशॉट जो है वो आपको एक एक करके जो है वो ले लो। ये कॉपर वाली कैटेगरी की सारी रीजनिंग है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये एल्यूमिनियम वाली कैटेगरी की जो है वो सारी रीजनिंग है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये सारा समरी टेबल है, ठीक है। और मैं जूम करके चल रहा हूँ बेटा जी, ये सारा का सारा वीडियो लेक्चर जो है वो आपको क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।